सदर पाकिस्तान की मंजूरी के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मुकर्रर। एलामिया के मुताबिक ये तैनाती 5 साल के लिए है। सदर मुमलिकत ने चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तौसी की मंजूरी दे दी। सदर, वजीर आजम, स्पीकर कौमी असम्बली की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात होने पर मुबारकबाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ऐवान सदर में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान यहां से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। विफाक और सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम के लिए 15 साल बाद ARFC का इजलास। विफाकी हुकूमत ने माली मुतालबात के बजाय सूबों से अखराजात की तफसीलात मांग ली। सिंध का विफाक को तफसील देने से इनकार। विफाक का सूबों को अखराजात में हिस्सा डालने का मुतालबा। सूबे आमदन बढ़ाकर अपने अखराजात खुद बर्दाश्त करें। खैबर पख्तूनख्वा ने ARFC में साबिक फाटा की शमूलियत का मुतालबा किया। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का हिस्सा 1% से बढ़ाकर 3% किया जाए। अगला इजलास 8 से 15 जनवरी तक मुनक्किद करने का फैसला किया गया। पाकिस्तान ने बरतानिया से शहजाद अकबर और आदिल राजा की पाकिस्तान हवालगी का मुतालबा कर दिया। वफाकी वजीर दाखिला ने हवालगी के कागजात बरतानवी हाई कमिश्नर के सपुर्द कर दिए। वजीर दाखिला ने कहा, शहजाद अकबर और आदिल राजा को फौरी तौर पर हवाले किया जाए। मुलाकात में प्रोपेगेंडा करने वाले पाकिस्तानियों के खिलाफ ठोस शवाहिद भी फराहम किए। उन्होंने कहा, फेक न्यूज हर मुल्क के लिए मसला है। बैरून मुल्क बैठकर रियासत और इदारों के खिलाफ हर्जा सराई की कोई मुल्क इजाजत नहीं देता। पाकिस्तान अपनी बंदरगाहों के जरिए किर्गिस्तान को आलमी मंडियों तक रसाई देने के लिए तैयार। दोनों ममालिक ने तिजारत, तवानाई और दीगर शोबों में ताउन के लिए 15 मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी किए। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान खुशगवार बरादराना ताल्लुकात हैं। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इसहाक डार भी शरीक थे। किर्गिस्तान के सदर सादिर शपरॉफ ने कहा कि पाकिस्तान जनूबी एशिया में किर्गिस्तान का अहम शराकतदार है। अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। दुनिया बोल है के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया साहब से। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज़ अच्छा हुआ होगा। और आज हम आगाज़ करने जा रहे हैं एक बहुत बड़ी और तारीखी खबर से। पाकिस्तान की असरी क़यादत में नई पेशरफ़्त सामने आ गई। फैसल जी बिल्कुल, सदर मुमलिकत ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तकर्री की मंजूरी दे दी है और इसके साथ वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के फ़राइज़ भी अंजाम देंगे। ये तकर्री 5 साल के लिए है और ये पहला मौका है कि पाकिस्तान में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का मनसब कायम हुआ है और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इस अहम जिम्मेदारी पर फाइज हुए हैं। यकीनन कौमी और दिफा की अगर हम बात करते हैं, एक मजबूत कदम ये साबित होगा और वज़ीर आज़म ने भी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की है। इस मौके पर उनका ये भी कहना था कि फील्ड मार्शल की क़यादत में हमारी बहादुर अफवाज ने दुश्मन को शिकस्त दी और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। और यही नहीं, ऐवान सदर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बहुत पुरएतमाद गुफ्तगू की। कहा कि सब ठीक है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, पाकिस्तान अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। बिल्कुल, क्या खूब बात है कि जज्बा एतमाद और आगे बढ़ने की उम्मीद यही पाकिस्तान का चेहरा है। और नेक तमन्नाएं और दुआएं और कामयाबी की ख्वाहिश के साथ हम भी करने जा रहे हैं अपने प्रोग्राम का आगाज़। जी हाँ बिल्कुल, हमारे साथ दिफाई दर्जेदार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। हारिस साहब, अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो सर, योर इनिशियल रिएक्शन ऑन दिस। कल फाइनली नोटिफिकेशन आ गया एंड नाउ CDS वाला मामला भी अब क्लियर हो गया। देखें, बहुत ही खुशाइन बात है। इट वाज बैडली नीडेड क्योंकि ये देखा कि सोचा गया कि इस वक्त जिस तरह की 5th जनरेशन वॉर है और फास्ट मूविंग बैटल्स होती हैं, इनमें कुछ डिसीजन मेकिंग चाहिए एंड यू नीड टू हैव एक स्पेशल सेटअप चाहिए जो ऑपरेशनल प्लानिंग हो और वो टाइम जिस तरीके से फॉर्म में बैटल्स हैं, चाहे एयर है, लैंड है या सी है, उसके बाद ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, साइबर वॉरफेयर, स्पेस वॉरफेयर, लॉजिस्टिक्स है, इसके अंदर यू नीड फास्ट चेंजेस जैसे हमने देखा। और इसके लिए हमें एक ऐसा हेडक्वार्टर चाहिए जहाँ पर यूनिफाइड ऑपरेशनल प्लानिंग हो,
और जहाँ तीनों सर्विसेज की प्लानिंग प्रॉपर तरीके से ऑपरेशनल प्लानिंग को और ताकि ये लड़ाई में इसको इस्तेमाल किया जा सके और वहीं पर फास्ट चेंजिंग भी की जा सके जो भी नई रिक्वायरमेंट्स हो। और इसके लिए भी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का एक नया ओहदा जो फर्स्ट है पाकिस्तान में हुआ है, वो नोटिफिकेशन हो गया है। नाउ फील्ड मार्शल आसिम सईद आफ्ताब मुनीर जो है वो चीफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी बन गए हैं और ये फर्स्ट है पाकिस्तान हिस्ट्री में हुआ है। ये बहुत ही ज़रूरी था और क्योंकि देखें पहले चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होते थे, दैट वाज जस्ट अ कोऑर्डिनेटिंग हेडक्वार्टर, उसमें उनके पास ऑपरेशनल अथॉरिटी नहीं होती थी। अब यहाँ पर जीएसक्यू में ये एक पूरा सेटअप एक नया बन रहा है जिसमें आपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस के हिसाब से एसओपीज नहीं बनाई गई हैं, चीज़ें सारी सॉर्ट आउट की जाएंगी। इस एनवायरनमेंट के लिए आपका सेटअप कैसा बनता है वो बनाने के बाद सोच समझ के एसओपीज के साथ और तमाम आइन और कानून को देखते हुए ये आप नोटिफिकेशन हुआ है और अब ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो है फील्ड मार्शल आसिम बन गए हैं और ये बहुत खुशाइन है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि पूरी कौम को दुआ करनी चाहिए कि वो इसमें इस अहम मुद्दे के ऊपर बड़े अच्छे खुशरूबी से कामयाब हों और मुल्क के लिए अपनी मुसल्लह अफवाज के लिए एक बहुत अच्छी चेंज हो और हम नेक तमन्नाएं रखते हैं कि इसमें कामयाब भी हों और आइंदा के लिए जो इंडिया में जो सफ़े मातम बचा होगा आपके सामने ये देख लें कि वहाँ पर भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, लेकिन वहाँ के हालात देख लें किस तरीके से इन्होंने फील्ड मार्शल से आसिम मुनीर ने अपने सिर्फ पूरी कौम को इकट्ठा किया, बड़ा प्रोफेशनल तरीके से प्लानिंग की, इसको एग्जीक्यूट किया और इतनी बड़ी फौज को इसके फायदे। तो ये सारे क्रेडिट जाते हैं, इससे पाकिस्तान का इमेज दुनिया में बढ़ गया। ये पाकिस्तान बिकम रीजनल सिविलाइजर, इंडिया बिल्कुल आइसोलेट हो गया। ये तमाम चीज़ें उन्होंने मेहनत है फील्ड मार्शल से आसिम मुनीर की प्रोफेशनल कैपेबिलिटी, इंस्पायरिंग कमांड, उनका आपने देखा होगा फैसल बॉडी लैंग्वेज, अग्रेसिव एटीट्यूड, ये इंस्पायरिंग वर्ड ये है पूरी कौम को इकट्ठा करने के लिए और फौज के हौसले को बुलंद करने। अच्छा सर, आपने जो है ना मुल्क के हवाले से तो गुफ्तगू फरमाई, मैं चाहूँगा रीजनल जो हमारे साथ पीछे मामलात रहे, हमें बहुत अच्छी तरह पता है कि इंडिया का मिस एडवेंचर और उसकी अभी भी ख्वाहिशात पूरी की पूरी हैं। हालांकि हम कह चुके हैं कि आपको जो ख्वाहिशात पूरी करनी है हम कर देते हैं, नो वरीज। तो उस पर्सपेक्टिव में ये ओहदा कितना अहमियत का हामिल है? देखें उसमें आज से भी ये अहम है कि ये अब इसमें आप देखेंगे एयर चीफ, नेवल चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, ये मिल के एक नई ऑपरेशनल प्लानिंग, ज्वाइंट ऑपरेशनल प्लानिंग करेंगे ट्राई बैटल सर्विस और ट्राई सर्विसेज के तौर पे, और उसमें तमाम चीज़ों को कैटर किया जाएगा जो कि ये फास्ट मूविंग बैटल में होता है, ताकि उस वक्त आपका टाइम वेस्ट ना हो। यू ऑलरेडी प्लान्ड एवरीथिंग और प्लानिंग करने के बाद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को इसका पता हो, ये उनको रिपोर्ट भी करेंगे। और एक और जो मिसकंसेप्शन बार बार आता है वो ये कि शायद सोचा जाता है शायद एयर चीफ और नेवल चीफ जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के अंडर आ जाती है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। देयर आर इंडिपेंडेंट कमांडर और वो अपनी अपनी फोर्सेस की ट्रेनिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, पोस्टिंग, ऑपरेशनल प्लानिंग हर चीज़ में इंडिपेंडेंट होंगे। लेकिन सिर्फ ऑपरेशनल ट्राई तीनों सर्विसेज की प्लानिंग के लिए, ऑपरेशनल प्लानिंग के लिए दे विल बी वर्किंग विद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, ताकि एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्लान हो, यूनिफाइड कमांड हो। और इस तरह की जिस तरह की इंडिया हरकतें करते हैं, घटिया हरकतें और नैरो माइंडेड है, कभी थ्रेट कर रहा है, उसके लिए आपकी जॉइंट प्लानिंग ऐसी हो कि वो उसमें आपने हर वक्त इस तरह की चीज़ों के लिए तैयार हो एंड यू कैन टेक एनिमी विद मोर कोहेसिव एनवायरनमेंट्स और प्लानिंग के साथ। बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए भी हमारे बॉर्डर्स की सेफ्टी बहुत अहम है और ऐसे में हमारी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो भी ये सारी चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक क़यादत जिसने हमें लीड किया, मार्काए हक में हमें कामयाबी से हम किनार कराया, उसका अगले जब तक कि ये सिचुएशन ओवरऑल बेटर नहीं हो जाती और फिर जिस तरह से इस विन ने हमें स्ट्रेटिजिकली अराउंड द वर्ल्ड पाकिस्तान को बढ़तरी दिलाई है, मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी भी था। लेकिन ये एक बहुत बड़ा उन्होंने मिन्नत है फील्ड मार्शल से आसिम मुनीर की, जिस तरीके से उन्होंने प्लानिंग की हुई थी और उसके बाद पूरी कौम को यकजा किया
और इतनी बड़ी फौज को आपने 6 से 8 घंटे में घुटना टेकने में मजबूर किया, शिकस्त फाश दी। आई थिंक इट इज अनप्रेसिडेंटेड, बट नोबडी इन द वर्ल्ड कुड इमेजिन कि इस तरीके से होगा। और जिस तरीके से उन्होंने बार बार कहा कि हम पीस चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं, हम प्रोवोकेशन में नहीं आना चाहते। और पाकिस्तान ने एक ख़ास तौर पर जो क्रेडिट मुझे जाता है कि हमने एक बहुत ही जो मेच्योर रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर मुल्क के तौर पर बिहेव किया। Absolutely. और साथ ही साथ ये भी बता दिया कि हमारी मुसल्लह फ़ौज प्रोफेशनल और बैटल हार्डन्ड है, एंड वी डोंट कम अंडर प्रोवोकेशन, वी वांट पीस। अभी तो हमने ये डिफेंसिव मैनूवर की थी, हमने ऑफेंसिव एटीट्यूड नहीं की। जो इंडिया ने हमारे पर ब्रह्मोस मिसाइल फायर करने शुरू कर दिए और ड्रोन्स करने शुरू कर दिए, एयरक्राफ्ट के सिविलियंस को शहीद करना शुरू कर दिए, देन वी वेंट फॉर डिफेंसिव मैनूवर। हमने अपने आप की दिफा किया। अगर हम ये ऑफेंसिव करते हैं, आप यकीन करो फैसल, तो इनका इतना नुकसान होता कि दे कांट इमेजिन। अभी डीजीआई यही आपने फील्ड मार्शल सर आसिम मुनीर ने पीएमए कैडेट्स कॉलेज को जब उनको पासिंग आउट परेड थी तो वहाँ एड्रेस करते हुए कहा था कि अगर इंडिया ने दोबारा कोशिश की, कोई मिस एडवेंचर किया, तो हम उनका इतना नुकसान करेंगे कि उनकी नस्लें याद रखेंगे। दीज आर द वर्ड्स। और डीजीआईएसपी ने कहा था कि हमने एज ए न्यू नॉर्मल जो हमने एक इस्टेब्लिश किया है कि विल टेक वेरी स्विफ्ट, फास्ट, अग्रेसिव एटीट्यूड, अग्रेशन करेंगे और इतना ईस्ट में अग्रेसिव लॉस करेंगे, इकोनॉमिक लॉस करेंगे कि उनकी कमर टूट जाएगी, उनको समझ आ जाएगी कि कभी आइंदा के लिए उनको कभी ऐसे नहीं करना। 50-60% इससे ज़्यादा मिलिट्री इकोनॉमिक लॉस करेंगे। तो इससे इमेजिन लगा लें कि ये एक इंसान जो जनरल की या सिपा सलार की एक ये कंप्लीट एटीट्यूड देखें और उनका सोच का मेयार देखें, किस तरीके से सोच उनकी अग्रेसिव है, और बॉडी लैंग्वेज देखें, तो ये ट्रुप्स के मोराल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आप इंडिया में देखें, सबसे ज़्यादा सुइसाइड रेशो जो है दुनिया में उनकी है, इसलिए कि उनको ट्रुप्स को अपने कमांडर्स पे ट्रस्ट नहीं है। और फिर कमांडर्स की और फिर पॉलिटिकल लीडरशिप की आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो दिस स्पीक्स वॉल्यूम ऑफ थिंग। हमारे आप देखें प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के साथ उसके बाद मिलिट्री के किस तरीके से कोऑर्डिनेशन थी, किस तरह पूरी कौम इकट्ठी हुई, और जब ये चला रहे थे, ये हमारे फतेह फायर कर रहे थे मिसाइल, तो लोग तालियां बजा रहे थे। दिस स्पीक्स कि उनको अवाम को कितना ट्रस्ट था अपने ट्रुप्स के ऊपर। और यही स्पिरिट आपको वॉर्स में, वो आपको बैटलफील्ड में भी नज़र आता है। आपको याद होगा जब पहलगाम वाक़या हुआ, उसके बाद चंद एक लोगों के जो कि वहाँ के मकामी लोग थे और जो इंडिया से भी जिनका ताल्लुक था, उनको ये फेक लग रहा था, ये पूरा पहलगाम ड्रामा जो था वो उन्हें फेक लग रहा था। दे कुडंट बिलीव देयर आइज, क्योंकि वो उनको पता है कि वहाँ इंटरनली कितनी चौकियाँ मौजूद है, कितना फौजी वहाँ तैनात रहता है, और ऐसे में किसी का अंदर चले जाना। सो आई थिंक जब आपको पता होता है कि आप हक की लड़ाई नहीं लड़ रहे, तो आपकी स्पिरिट भी आपका साथ नहीं देती। देखिए, इसलिए कि जब आपके पास कोई मोटिवेशन नहीं है, आपके पास कोई जज्बा नहीं है, देयर इज नो रीजन कि आप नहीं हैं, और आप एक हक और बातिल में बहुत फ़र्क होता है। तो पाकिस्तान का यही सबसे बड़ी बात है कि देखिए, आपकी ऑपरेशनल ट्रेनिंग, आपकी उसके बाद आपस में कोऑर्डिनेशन, उसके बाद आपका जज्बा ईमानी, ये सारी चीज़ें, और फिर आपके अपनी मशीन के ऊपर अबूर हासिल होना, टेक्नोलॉजी का पता चलना, तो ये सारी चीज़ें बिकम फोर्स मल्टीप्लायर। दैट्स अ बेसिक डिफरेंस। और ये इंडिया में लैकिंग है। आप देखें ना, इतनी बड़ी हमने उनको साइबर वॉरफेयर में, स्पेस वॉरफेयर में, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में, फिर हमारी प्रोफेशनल ट्रेनिंग ऑफ हमारे पायलट्स की आप देखें, इधर ग्राउंड फोर्सेस पे आप देखें, कश्मीर में हमने इनका क्या हाल किया। देयर इज अ मार्क डिफरेंस। पाकिस्तान की फौज इज सेकंड टू नन, बिलीव मी। हमारा स्टेचर इस वक्त दुनिया में बहुत हाई है, और ये ऑनेस्टली आई फील कि दिस ऑल क्रेडिट गोज टू फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गए हैं। और हम उनके लिए बहुत ही दुआ करते, नेक तमन्नाएं हैं कि उनका टेन्योर 5 साल का पाकिस्तान को और ऊंची उड़ान पे लेके जाए, पाकिस्तान के लिए और मुसल्लह फ़ौज को ऊंचा लेके जाए, दुनिया में नाम रोशन हो, और इनको अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती ताकि पाकिस्तान के लिए कुछ और एक्स्ट्रा कर सकें। अच्छा, हारिस साहब, वन लास्ट थिंग, एंड दैट इज़ के ट्रंप भी अब तारीफ़ कर रहे हैं, दुनिया मौतरफ है आसिम मुनीर साहब की। सबसे अहम बात जो सीरियस नहीं की वो ये कि पाकिस्तान अब यहाँ से ऊंची उड़ान भरेगा।
पाकिस्तान के साथ इशू ही रहा है कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज का। विद दिस नॉट ओनली ब्रिंग्स द हार्मनी एंड द स्टेबलाइजेशन, बल्कि इससे बाहर की दुनिया भी ये परसीव करेगी कि ओके नाउ दिस कंट्री इज एन ऑर्डर, इनकी चीजें बेहतर हो रही हैं, सो let's talk with them, not only talk, but let's invest in them and all. Faisal, the first time I would say that Pakistan has started behaving like a Islamic nuclear very strong country with better hurdle up. ये दुनिया ने रियलाइज कर लिया इस लड़ाई के बाद, और ये फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपनी इंस्पायरिंग कमांड से, प्रोफेशनल और उसकी एग्जीक्यूशन से ये करके बताया। और जो ट्रुप्स का मोराल हाई हो और वो ट्रुप्स अपने कमांडर्स के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, उस फौज और पूरी कौम साथ खड़ी हो, फौज उसको कोई नुकसान नहीं हो सकता। दैट इज़ व्हाट ही हैज़ प्रूव्ड। और इससे आइंदा के लिए पाकिस्तान की इमेज को इतना बहुत बड़ा एक आपको बूस्ट मिले और पाकिस्तान को दुनिया रिकग्नाइज करती है। आपके सामने ट्रम्प जो है किस तरीके से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ करते हैं कि इज़ अ गुड गाय, आई लाइक हिम वेरी दी, ये बातें। और फिर जिस तरीके से उन्होंने वहाँ जाके बात की वाइट हाउस में, सेंटकॉम में, स्टेट डिपार्टमेंट में, BLA को, मजीद ब्रिगेड को टैक्स ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करवा दिया, तो मेरे ख्याल में फिर आपका स्ट्रेटेजिक मुआहदा हमारा हो गया डिफेंस का, चाहे ये सऊदी अरब के साथ और ममालिक करना चाह रहे हैं। आपके सामने ये एयर शो के अंदर आप ये जो दुबई में हुआ, किस तरीके से पाकिस्तान के थंडर्स ने एक धूम मचा के रख दी और कितने में कॉन्ट्रैक्ट मिले चीफ ऑफ स्टाफ के साथ, एक हमसे जो बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। और इंडिया का ये देखें कि इनके बुरे दिन वैसे ही आए हुए, एक और तेज़ा जहाज़ जो गिरा इनका, दुनिया ये आप अपने इंडिजिनस जहाज़ लेके जाते हैं, बनाते हैं ताकि वहाँ पर इसकी मार्केटिंग करें और आपको ऑर्डर मिले। इनके ऑर्डर जो मिले हुए थे वो कैंसिल हो गए हैं। दिस इज़ अ मार्क डिफरेंस। और हमारे हर एक जाके MOU साइन कर रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिए उन्होंने, ऑर्डर दे दिए। तो दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द क्वालिटी एंड प्रोफेशनलिज्म ऑफ पाकिस्तान आर्मी एंड इंडियन आर्मी, ये फ़र्क है हमारे। बहुत शुक्रिया हाय साहब, इट वाज वेरी इंसाइटफुल टू हैव यू ऑन द शो एंड वन मोर टाइम आपके साथ बात करके भी और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर से पर्दा भी हटा जिनके बारे में क्लैरिटी की आवाम को ज़रूरत है। जनाब अच्छा, एक और चीज़ जिसकी क्लैरिटी की बड़ी ज़रूरत थी और फाइनली वो चीज़ अब सामने आई, NFC 11th NFC अवार्ड का इनाग्रल इजलास हुआ कल। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये भी बता दें कि अगस्त में होना था, लेकिन सैलाबों की वजह से ये डिले होता गया। अब इशू ये है कि वफाक और शूबे के दरमियान वसाइल की तकसीम का मामला है। यही वो सवाल है जिसने 11वीं NFC इजलास को गैर मामूली अहमियत दे दी है। बिल्कुल, इजलास में ना सिर्फ अदाद-ओ-शुमार ज़ेर बहस आए बल्कि तर्ज़ हुक्मरानी और एतमाद और तरजीहात भी सामने आई हैं। अच्छा, इजलास का अहम जो नुक्ता था वो ये था कि फ़िलहाल सूबों के हिस्से में कमी की बात नहीं की गई है, लेकिन दूसरी तरफ FBR ने जो टैक्स वसूलियां हैं 5% सूबों को देने की वाज़े मुखालफत कर दी है। सो दिस इज़ गोइंग टू सेट अ न्यू प्रेसिडेंट एंड लेट्स सी कि अब आगे क्या होता है। अच्छा, यही वो पहलू है सादिया जो मुस्तकबिल के बजट मुज़ाकरात में भी ज़ेर बहस ज़रूर आएगा। इस सब पे बात कर लेते हैं। सीनियर एंकर पर्सन अफसर कौर हमारे साथ मौजूद हैं। अफसर अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अच्छा, इससे पहले कि आई टॉक अबाउट द NFC, आई जस्ट वांट टू बिकॉज वी हैव डन वन सेगमेंट बिफोर, पाकिस्तान की पहले CDS का नोटिफिकेशन बाकायदा जारी हो गया है। इससे कबल काफ़ी कयास आराइयाँ हो रही थी। आपको नहीं लगता कि कानून साजी जो है वो उसमें कोई ताख़ीर या नोटिफिकेशन में ताख़ीर हुकूमत ने होमवर्क नहीं करके रखा था? जी, तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का। कयास आराइयाँ तो हर तरह की थी, लेकिन वो कयास आराइयों ने दम तोड़ा फाइनली जब ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ। मेरे ख्याल से इसमें उजलत तो तमाम तरमीम जो की गई हैं, जो कानून साजी की जा रही है हुकूमत की तरफ से, जल्दबाजी और उजलत हमें नज़र आती है। दूसरी बात, इस मामले पर ये क्योंकि एक बड़ा सेंसिटिव मामला था और बहुत से इसमें कानूनी पहलुओं को देखना था, तो यकीनी तौर पर इसमें होमवर्क की भी हमें कमी नज़र आई हुकूमत के बिहाफ पे। और इसको हम इन बेसिस के ऊपर जज करते हैं कि जो कानूनी शख्सियात हैं हुकूमत के, जो वुज़रा हैं, उनकी तरफ से बहुत सारी रूमर्स और बहुत सारे जो सवालात जन्म ले रहे थे उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया गया बाकायदा तौर पे। सो इससे ये तासुर मिलता है कि शायद एक क्लैरिटी नहीं थी कि इसने आगे मामले ने किस तरीके से चलना है। जबकि अगर देखा जाए इसको, तो जो CDF का ओहदा बनाया गया है, एक जॉइंट कमांड अफवाज की, ये बहुत सी दुनिया के ममालिक के अंदर लागू हो चुकी है ये बात। और जो इस वक्त रियलिटीज़ हैं सिक्योरिटी एतबार से, उसको मद्देनज़र
मद्देनज़र रखते हुए इससे दिफाई जो एक्सपर्ट्स से जब हम बात करते हैं तो इसकी ज़रूरत के ऊपर ज़ोर दे रहे थे काफ़ी अरसे से, और ये जब फैसला हुआ तो इसके बाद भी बताया जा रहा है कि ये वक्त की एक तरह से ज़रूरत थी। लेकिन मेरे ख्याल से हुकूमत आजकल जो भी काम कर रही है, एक एतमाद का फुकदान क्रिएट हो जाता है उनकी मिस हैंडलिंग की वजह से। और अगर क्लैरिटी हो, कम्युनिकेशन की वजाहत के साथ चीज़ों को बयान किया जाए तो मेरे ख्याल से चीज़ें मुतनाज़े नहीं होती हैं। सो इट हैज़ मोर टू डू विद जो अंदाज़ हुकूमत का इसकी हैंडलिंग का था। इसकी एक मिसाल ये भी है कि इससे पहले भी ख़ुद हुकूमती इत्तेहादी बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी कह चुके हैं कि हमें तरामीम को और तमाम चीज़ों को डिबेट करना चाहिए ताकि लोगों के अंदर इबहाम ना हो। जमहूरी माशरों के अंदर यही होता है, लेकिन हमें ऐसा नज़र आता है कि इस वक्त जो हुकूमत है वो चीज़ों को ऐसे पसे पर्दा रख कर अचानक से एक सरप्राइज़ के तौर पर सामने रखते हैं, जिसकी वजह से वो ख़ुद एक बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन में चले जाते हैं, जो हमने देखा इस तैनाती के हवाले से, इस नोटिफिकेशन के हवाले से पिछले 7 दिन रही। अब अगर ये जो सिविलियन मामलात हों या पॉलिटिकल मामलात हों उसमें तो इबहाम की गुंजाइश होती है, उस पर डिबेट की भी गुंजाइश होती है, लेकिन जो दिफाई अमूर होते हैं और इतने अहम ओहदे होते हैं मेरे ख्याल से वो बहुत सेंसिटिव इशूज़ होते हैं। सो उस हवाले से इबहाम नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्रिएट हुआ और यकीनी तौर पर बाकी तमाम चीज़ों से ज़्यादा, जैसा कि आपने सवाल किया, नज़र यही आता है कि हुकूमत का होमवर्क नहीं था इस हवाले से। ठीक है, थोड़ी सी ज़रा पीटीआई के मामले पर भी बात करना चाहेंगे अफसा आपसे। बानी से मुलाकात के हवाले से हुकूमती वुज़रा ने पॉलिसी बता दी है कि अब कोई भी मुलाकात के बाद अडियाला के बाहर आकर मीडिया टॉक नहीं करेगा। अच्छा, ये पहली दफ़ा नहीं होने जा रहा है, लेकिन ये जो सियासी गुफ्तगू नहीं होगी और मीडिया टॉक नहीं होगी, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इमरान खान साहब से जो मुलाकातों का मामला है वो भी इंतहाई मिस हैंडल किया गया, ख़ास तौर पे हुकूमत की तरफ से। जैसा कि हमने देखा कि एक महीना जब मुलाकात उनसे नहीं करवाई गई तो अगेन बहुत सारे शकूक व शुबहात ने जन्म लिया। भारतीय मीडिया को ये प्रोपेगेंडा करने का मौका मिला कि खुदा न खास्ता उनके साथ कुछ बहुत बुरा हो गया है, और भारतीय मीडिया का इंटरेस्ट इस मामले में यही हो सकता है कि वो पाकिस्तान के अंदर इस तरह की अफवाहों के साथ एक अनरेस्ट क्रिएट करें, क्योंकि PTI और इमरान खान बहुत पॉपुलर लीडर हैं और उनकी बहुत सारी सपोर्ट है, और उनके सपोर्टर्स के अंदर अगर इस किस्म की परेशानी की एक फ़ज़ा होगी तो यकीनी तौर पर मुल्क के अंदर ये एक बड़ा ख़दशा होता है, जो इसी अंदाज में भारतीय मीडिया इसको प्रोपोगेट कर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ इंटरनेशनल मीडिया और ह्यूमन राइट्स के इदारों ने भी इसके ऊपर बहुत तशवीश का इजहार किया कि क्या वजह है कि उनकी मुलाकात नहीं होने दी जा रही। फिर दूसरी तरफ से हमें मिस हैंडलिंग PTI की यहाँ पर ज़रूर नज़र आती है, जहाँ एक तरफ तो वो विक्टिम थे इस चीज़ के, क्योंकि उनको अदालती इजाज़त तो मिल चुकी थी लेकिन उनकी फिर भी मुलाकात नहीं होने दी जा रही थी। लेकिन जब PTI की जब ये मुलाकात हुई, ख़बरें यही आई कि एक मशरूत इजाज़त थी कि आप बाहर आकर कोई सियासी बयान नहीं देंगे, तो जो उनका ट्विटर से सोशल मीडिया के ज़रिए जो उनकी जमात ने बयान जारी किया वो बड़ी सख्त नौयत का था। और बज़ाहिर ऐसा ही नज़र आता है कि अगर कोई थोड़ी बहुत स्पेस थी इस मुलाकात के बाद दोनों के दरमियान बर्फ़ पिघलने की, सो अब वो हमें नज़र आता है कि वो काफ़ी कम हो चुकी है। सो आपका, जैसे कि आपने पूछा कि इसके बाद हमें तनाव बढ़ता हुआ नज़र आता है, अब हमें विफाक और सूबे के दरमियान ये ज़रूर नज़र आता है कि जो कुछ वर्किंग रिलेशन एक हमें नज़र आ रहा था कुछ मखसूस चीज़ों पे, जैसा कि NFC के हवाले से इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने शिरकत की और अपना मौक़िफ़ रखा और उसको एक मुस्बत कदम करार दिया। वो ताउन कहीं इफ़ेक्ट ना हो, अगर वो इफ़ेक्ट होता है तो फिर यकीनी तौर पर हम कह सकेंगे कि बाकायदा सूबा और विफाक आमने सामने आ गए हैं। सो ये हमें आइंदा दिनों में देखना होगा कि अब जो एलानिया पाबंदी इमरान खान साहब की मुलाकातों पर लगाई गई है, इस पर PTI किस तरीके से रद्द-ए-अमल देती है। अच्छा, अब सर गुज़िश्ता रोज़ होने वाली जो NFC की अहम मीटिंग है, इसके बाद क्या वो मामला तय हो पाएंगे जिससे वफाक पर पड़ने वाला बोझ कम हो सकेगा, या उसमें सूबे कंट्रीब्यूट करेंगे? जी, अभी तक जो इसके ऊपर बयानात आए हैं ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से, वो तो बहुत मुस्बत कह रहे हैं जो बातचीत हुई है, क्योंकि तमाम जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको डिस्कस किया गया है। इससे पहले हम पाकिस्तान में एक माहौल देखते आए हैं कि NFC के मामले को बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको एक नो गो एरिया करार देते थे कि इसके ऊपर किसी किस्म की कोई बात नहीं हो सकती है। लेकिन अब जो मौरूज़ी हालात हैं पाकिस्तान के, उसको मद्देनज़र रखते हुए विफाक यकीनी तौर पर रिक्वेस्ट ही कर सकता है NFC से कि मैं सूबों से अपना शहर में से कुछ हिस्सा विफाक को देने की। कुछ मिसकनसेप्शंस भी हमारे यहाँ इस हवाले से हैं कि जैसे विफाक का इख्तियार है इसके ऊपर, लेकिन 18वीं तरमीम के तनाजुर में जो सूबे हैं वो इस हवाले से ख़ुद मुख्तार हैं। सो बेसिकली ये उनका अपना उनका हक है, NFC का जो हिस्सा उनको मिलता है। सो अब लेकिन हमें
हमें ये इत्तलात है हमारे पास कि इस इजलास में जो बातचीत हुई है उसमें एतमाद में लिया गया है सूबों को, बिलखुसूस सिंध हुकूमत के जो ग्रीवेंसेस थे, क्योंकि इससे पहले 28वीं तरमीम की बातें की जा रही थी और जैसा हमने आगाज़ में बात की कि उजलत में चीज़ें होती हैं, तो इसी तरीके से उजलत में ये फैसला सादर किया जा रहा था कि एनएफसी को ऑल टुगेदर रिविजिट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब एक बीच का रास्ता निकालने की बात की जा रही है। तो बज़ाहिर ऐसा नज़र आता है कि ये मामला एक काबिल अमल हल की तरफ जा सकता है, जिसके ऊपर तमाम लोग राज़ी हों। सूबों के मामलात को भी एड्रेस किया जाए। फाटा के हवाले से जो फ़ंड्स का मुतालबा था खैबर पख्तूनख्वा का साल से केपी हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं उनसे जब हमने बात की तो वो बताते हैं और बहुत पुरुमीद थे कि ये मसला उनको रिजॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है। अब सर आखिर में ये बता दीजिएगा, फैसल वावडा का साहब का बयान आपने भी सुना होगा, वो कह रहे हैं कि अगर एक भी गलती की गई तो गवर्नर राज लग जाएगा। अगर सीएम साहब एक भी कोई गलती करते तो आपको लगता है कि एक भी गलती की बुनियाद पर कोई गवर्नर राज या अदरवाइज भी कोई गवर्नर राज लगने जा रहा है केपी में? अब ये मुकम्मल तौर पे डिपेंड करेगा कि क्योंकि हमने देखा है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला, जैसा कि मैंने जिक्र किया, एक वर्किंग रिलेशन तो वफाक के साथ रखना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग भी उनके साथ हुई खैबर पख्तूनख्वा के में बतौर वज़ीर आला, जो उनकी ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं उस एतबार से। तो बिल्कुल उन्होंने अपने आप को एक इस तरह से नहीं रखा हुआ कि वो बिल्कुल फ़ासला इख्तियार किए हुए हैं रियासती तमाम अमूर के साथ। लेकिन जो ऐलान अब किया गया है मुलाकातों पे पाबंदी के हवाले से, इस हवाले से सीएम खैबर पख्तून चुके हैं कि उनका बड़ा सख्त रद्द अमल होगा अगर मुलाकात ना होने दी गई। इससे पहले भी जब अदालती ऑर्डर्स के बावजूद नहीं मुलाकात हो रही थी तो जो इम्पैक्टफुल एहतजाज था वो था जिसमें सीएम सुहेल आफरीदी साहब खुद शरीक हुए और कई घंटे उस धरने में बैठे। सो अब हमें देखना होगा कि क्या वो एक और इस किस्म की कॉल देते हैं एहतजाज की, या फिर वो भी हुकूमत के साथ बातचीत के ज़रिए मामलात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसका बज़ाहिर ऑब्वियसली हमें चांस नज़र नहीं आता। पीटीआई में गम गुस्सा बहुत सारा है बहुत से मामलात के हवाले से, और सीएम आफरीदी से उम्मीदें भी बहुत मुख्तलिफ हैं उनकी जमात की, ख़ासकर जमात के सपोर्टर्स की। तो जो फ़ैसला उनका होगा वो उनके लिए भी इतना आसान नहीं होगा। सो इस वक्त ये कहना तो आसान नहीं है, लेकिन हमें इंतज़ार करना होगा कि ये जो मुलाकातों पे एलानिया तौर पे मुकम्मल पाबंदी लगाई गई है, इस पे पीटीआई अब आगे अपनी क्या स्ट्रेटजी बनाती है। ठीक है, आपसा बहुत शुक्रिया। इट वाज वेरी इंसाइटफुल टू हैव यू वन मोर टाइम ऑन द शो। इसके साथ ही वक्त हो गया यहाँ पर एक ब्रेक का, हमारे साथ ही रहिए। कहेंगे आपको एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कल एक बहुत ही अहम दौरे का आगाज़ हुआ, यानी किर्गिस्तानी सदर हमारे मुल्क पाकिस्तान में 2 दिन के दौरे के लिए पहुंचे। इस्लामाबाद में पाकिस्तान और किर्गिस्तान की क़यादत का मुश्तरका मौक़िफ़ यही था कि पिछले जो 2 अशरे की एक खामोशी है उसे अब ख़त्म होना चाहिए और ताल्लुकात को सिर्फ सफारती बयानात तक नहीं बल्कि अमली ताउन के ज़रिए आगे बढ़ाया जा सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर सादिर ज़ापारोफ के दरमियान होने वाली इस मुलाकात में तिजारत, तवानाई, दिफा, तालीम, रसाई और सकाफ़ती तबादले वो बड़े एरियाज थे जिन पर दोनों ममालिक ने तवज्जो मरकूज़ की। हकीकत यह है कि 20 साल बाद किसी किर्गिज़ सदर का इस्लामाबाद आना खुद एक अहम सियासी इशारा है। 15 मुख्तलिफ MOUs पर दस्तखत भी हुए हैं। और ये महज कागजी कार्रवाइयाँ नहीं हैं बल्कि मुस्तकबिल का जो फ्रेमवर्क है उसका एक ऐलान भी है और उसकी एक सेरेमनी भी है, जिसके ज़रिए कारोबार हो गया, तालीम हो गई या फिर सरकारी इदारों के दरमियान बराह रास्त राबते हैं उनको मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। इसी पे बात कर लेते हैं। माहिर बैनुल-अक़वाम वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सिग्निफिकेंस क्या है इस दौरे की? एक तो 20 साल बाद हो रहा है, देयर वाज 2 दहाइयों की खामोशी इन बिटवीन, सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इट व्हेन वी कॉल इट अ रीजनल इशू एज वेल? जी डेफिनेटली इस कॉन्टेक्स्ट में कि जहां अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो डिटीरिएट हो गए हुए हैं, बिल्कुल लोअर स्टेप के ऊपर आ चुके हुए हैं और पाकिस्तान इस खित्ते को अपने एनर्जी के कॉरिडोर के तौर पे देखता है और हम चाहते हैं कि लैंड लॉक जो सेंट्रल एशिया है उसकी एक्सेस हो अपना पानियों तक है। उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने हालिया चंद बरसों के अंदर कोशिश की है बड़ी सिग्निफिकेंटली कि अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है इस फ्रंट के ऊपर है उससे प्रोएक्टिव करे। उसी कॉन्टेक्स्ट में विजन सेंट्रल एशिया की पॉलिसी 2019 में पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस लेके आया, जिसके तहत हम
मल्टी सेक्टरल जो है कॉन्टेक्स्ट के अंदर इंगेज करना चाहते हैं सेंट्रल एशिया को। हम पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट तक जो है चाहते हैं कि वहाँ के ऊपर हमारे स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए जाएं, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उर्दू का हमने प्रोग्राम स्टार्ट कर लिए हैं। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ एरिया स्टडी सेंटर हैं जो फोकस कर रहे हैं सेंट्रल एशिया को। उस कॉन्टेक्स्ट में हम, मेरे ख्याल में इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है, क्योंकि एक ऐसा मुल्क किर्गिस्तान जिसके साथ पाकिस्तान के बायलैटरल जो ट्रेड है वो $50 लाख से भी कम है। मेरे ख्याल में हमने हमेशा वेस्ट पे ओवर रिलाय करके अपने पड़ोस के अंदर जो है ये सारा रूट और वहाँ के ऊपर जो कि डिफेंस की हमारे ऊपर डिपेंडेंसी रखना चाहते हैं, मुस्तकबिल में मुझे लगता है पाकिस्तान इस तरफ ज़्यादा तवज्जो देगा। और उसके लिए जिस तरीके से अभी हालिया चंद महीनों के अंदर इंडिया ताजिकिस्तान से वाहिद उसकी जो मिलिट्री बेस थी उसने ख़त्म कर दी है। तो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान का मैस अगर मैनेज होता है तो काबुल से तरक्की का रास्ता गुजर के जाएगा, और पाकिस्तान टैप करना चाहता है इस यूरेशियन लैंड को, और चाइना का BRI प्रोजेक्ट इन्हीं रूट से गुजर के जाता है, और पाकिस्तान उसके बड़े फ्लैगशिप मंसूबे CPEC का बड़ा कलीदी किरदार है। तो मेरे ख्याल में पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट डिफेंस सेक्टर के अंदर, एनर्जी सेक्टर में, और जो पॉलिटिकली इंगेजमेंट है, ये पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्तों में इसके डिविडेंड्स हमारे सामने आएंगे। और ये बड़ी कीमती और बड़ी खास पेशरफ्त है एक ऐसे वक्त में जहां पाकिस्तान रशिया के हवाले से भी किसी तरीके का महाज खड़ा नहीं कर रहा, और हमने हालिया बरसों के अंदर रशिया से मुतालिक अपनी फॉरेन पॉलिसी को ऑल टुगेदर शिफ्ट करके चेंज कर दिया है। हम यूनाइटेड नेशन में उन्हें कन्फ्रंट नहीं करते, यूक्रेन की करारदाद में रायशुमारी का पार्ट नहीं बनते, और अगर हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि इंडिया के हवाले से पाकिस्तान को क्या थ्रेट है जो अभी रशिया की पुतिन की वहाँ पर टच डाउन हुआ है, तो उसके अंदर ये सारे डॉट्स जो है वो कनेक्ट होंगे। तो पाकिस्तान मेरे ख्याल में बड़ा बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट के ऊपर, और हमें रवायती सफारतकारी से कहीं आगे बढ़ के उनको ऑफर करना चाहिए, क्योंकि हमारे डिफेंस सेक्टर के अंदर सेंट्रल एशियाई कंट्रीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। यूरेनियम की एनरिचमेंट है वहाँ के ऊपर है, उसके अलावा गैस के अनटैप्ड रिजर्व्स हैं जिसे पाकिस्तान जो है वो एक्सप्लॉइट कर सकता है। जी राइट, एब्सोल्युटली। अच्छा, इससे पहले मेरे ख्याल में हमारा वेस्ट की तरफ रिलायंस ज़्यादा थी, हम उनके ऊपर एक्सपोर्ट्स के हवाले से भी डिपेंड ज़्यादा करते। एट द सेम टाइम इंडिया यहाँ पर खासा आपको उसका इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा था। आफ्टर एवरीथिंग दैट हैपेंड मार्का हक के बाद हम देख रहे हैं कि इंडिया का इन्फ्लुएंस वहाँ की तरफ से भी अब कम होता जा रहा है। हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ ट्रेड की ऑफ कोर्स है, लेकिन इसके अलावा टूरिज्म है। पिछले 20 सालों में हमने उतना ज़्यादा टूरिज्म भी वहाँ पर, ना वहाँ से यहाँ आया ना यहाँ से वहाँ गया। एजुकेशन की आपने जो बात की वो है, लेकिन हम अपना स्किल्ड जो एम्प्लॉई है उसको भी वहाँ तक नहीं भेज पाए। जी, उसकी बड़ी रीज़न ये है प्रायोरिटाइज, जैसे मैंने कहा ना, पाकिस्तान के जो फॉरेन पॉलिसी का फ्रंट था उसमें पाकिस्तान ने प्रायोरिटी कभी दी नहीं इस रीजन को है। हम हमेशा अपने डिप्लोमेट्स जिन्हें खुटे लाइन लगाना होता है, जिन्हें फेंकना होता है, उन्हें लगा देते थे सेंट्रल एशिया के अंदर कि वो वहाँ पे चले जाएं। दूसरा बड़ा काम जो पाकिस्तान के वहाँ पे एम्बेसीज जो हैं उन्होंने नहीं किया, उन्होंने हमारा पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस के अंदर बाकायदा तौर पर पब्लिक डिप्लोमेसी का डिवीजन है जो उस तरीके से परफॉर्म नहीं करता व्हेन इट कम्स टू सेंट्रल एशिया। तो वहाँ पे जो सकाफती दौरे होने थे, अगर मैं आपको बता पाऊँ कि वहाँ पे उज़्बेकिस्तान के अंदर उर्दू का जो सेंटर है यूनिवर्सिटी में उनकी पब्लिक सेक्टर की 2010 से बना है, बट दे हैव नेवर ट्रैवल्ड टू पाकिस्तान, बट दे हैव बीन टू इंडिया मैनी मैनी टाइम्स। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इस साइड को भी देखना चाहिए कि हमें सकाफत के कॉन्टेक्स्ट के अंदर सिर्फ जुबानी बातें नहीं करनी चाहिए, हमें कॉन्शियस एफर्ट करनी चाहिए। हमने कभी नहीं देखा सेंट्रल एशिया के किसी कंट्री का यहाँ पे दिन मनाया गया हो, और कोई मीडिया से रिलेटेड टाइज नहीं है। एकेडमिक फ्रंट के अंदर सिर्फ हमने वहाँ पे मेडिकल के स्टूडेंट्स भेजे हैं। तो मेरे ख्याल में जॉइंट वेंचर्स करने की बड़ी गुंजाइश है, वहाँ पे एक्सचेंज प्रोग्राम्स होने चाहिए कल्चरल। तो ये चीज़ें अपना ल्योर करती हैं, वहाँ पे हम इंगेज कर सकते हैं बिजनेस कम्युनिटी को पाकिस्तान के हवाले से। यू नो व्हाट उस्मान साहब, जो आपने बात की ना, इससे मुझे बैक इन 2010 आई रिमेंबर वन ऑफ माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस, आई वाज विद सम अदर चैनल। वहाँ पे उस वक्त जो उज़्बेकिस्तान है, विच इज़ अगेन अ नेबरिंग कंट्री, वो दे वर इनवाइटिंग पीपल फ्रॉम पाकिस्तान कि आप आइए और हमारा वहाँ नेशनल डे है। और सो वहाँ से गालबन शायद एक चाह थी, लेकिन यहाँ से उसको मटेरियलाइज नहीं किया गया। ये एक लैकिंग ज़रूर रही है हमारे पार्ट पे। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि इंडिया बॉलीवुड के थ्रू वहाँ पे इंगेज कर रहा है, उनकी एम्बेसीज ऑनलाइन वर्चुअल सेटिंग में उन्हें बहुत ज़्यादा वो अपना इंगेजमेंट उनकी चल रही है वहाँ के ऊपर। इंडिया काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि रीज़न क्या है, इंडिया पाकिस्तान को चोक करना चाहता है किसी तरफ से भी है। तो मेरे ख्याल में वी आर क्वाइट लकी फॉर दैट मैटर कि रशिया जो है पाकिस्तान से मुतालिक वो एनिमिटी अब नहीं रख रहा।
अभी रशिया ने इसी साल पाकिस्तान के साथ जो है हमारी स्टील मिल को फाल करने का मुआहदा किया है, और इंटर गवर्नमेंटल कमीशन का 10वां इजलास अभी नवंबर के महीने में हुआ है। हम MOU से, प्रोटोकॉल से आगे बढ़ रहे हैं, और रवायती सफारतकारी से ज़्यादा पाकिस्तान ट्रांजिशनल फेज में है इस वक्त रशिया के साथ। हम राइट। दिफाई हम सनती, तजारती और इक़्तिसादी मैदान में प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं रशिया के साथ। और रशिया दे आर वेरी मच ओपन, क्योंकि इस वक्त दुनिया में जो आप शिफ्ट देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में, अलाइनमेंट में, उसमें हर कंट्री अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज कर रहा है। उसमें ग्लोबल साउथ की वेस्ट की बात नहीं, हर कोई चाहता है कि तवाज़ुन के साथ जो है आगे मामलात को लेके चले। और रशिया को ये इदराक है मुकम्मल कि पाकिस्तान इस वक्त जिस तरह से 10 मई के बाद हुआ है, अब एक बाय स्टैंडर्ड नहीं है, हम एक स्ट्रेटेजिक प्लेयर है, हम जिम्मेदाराना रोल प्ले करने की कैपेसिटी रखते हैं और विलिंगनेस है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर है। तो मेरे ख्याल में अगर ये मामलात इसी तरह से आगे चलते हैं, और पाकिस्तान को चाहिए कि इस पूरे फ्रेमवर्क को इंगेज करे, हर टियर के ऊपर इंगेज करे सेंट्रल एशिया को, और उन्हें ऑफर करे, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा एब्सोल्युटली। उस्मान वड़ाई साहब, इट्स वेरी इंसाइटफुल टू हैव यू ऑन द शो। गुज़िश्ता रोज़ कबल कराची के औरंगी टाउन में एक वाक़या पेश आया। डकैत थे, वो चोरी करने आए थे और मज़ाहमत हुई और उन्होंने गोली मार दी एक शख्स को, और फिर वहाँ के लोगों ने पकड़ के तशद्दुद किया और फिर ज़िंदा जला दिया। कराची में ये पहला वाक़या नहीं हुआ है, कराची में इस तरह के बहुत वाक़यात होते हैं। इल्ज़ाम किस पे ठहराया जाए, किस पे धरा जाए? माहिर नफ्सियात कंज़ा सना उमर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कंज़ा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मारा पीटा, सब कुछ किया, फिर भी दिल नहीं भरा और उसके बाद उसको आग लगा दी। वो खोलने की कोशिश करता रहा अपनी रस्सी, लेकिन वो नहीं खोल सका रस्सी। हम किसी भी तरीके से ये नहीं डिफेंड कर रहे हैं कि उसने जो मारा वो ठीक था, जिसने भी मारा वो सेट था, लेकिन द सिचुएशन इज़ कि क्यों हो रहा है ये? नफ्सियात क्या कहती है इस हवाले से? देखिए, फोरेंसिक साइकोलॉजी के एस्पेक्ट्स अगर हम इसको देखते हैं तो आप एक ऐसे मुआशरे, एक ऐसे खासतौर पे कराची के लिहाज से अगर हम देखें तो आप एक ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जहाँ पर जस्टिस सिस्टम नहीं है, ठीक है, इंसाफ नहीं है, लोग अपने हाथ में इंसाफ लेना जो है वो शुरू कर चुके हैं। इसको हम विजिलेंट कहते हैं, यानी कि अब ये समझता है कि इंसाफ नहीं मिलेगा, कभी बॉन्ड नहीं करेगी, और अगर कर भी देगी तो उसका इतना फर्क, डाकू अपना जो इस तरह के लोग होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, वो अपना काम कर पा रहे हैं लेकिन उनको कोई कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त नहीं कर रहे। जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं या जो भी उसके असरात हैं उस जुर्म के जो वो कर रहे हैं, वो आवाम बर्दाश्त कर रही है। तो अब एक ऐसा पॉइंट आ चुका है, जैसे ये जो एग्जाम्पल आपने दी है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है। पिछले दिनों काफी वीडियोस इस तरह की सर्कुलेट करी थी जो छोटे लेवल पर, माइनर लेवल पर इस तरह से हाथ में लेने वाली थी, क्योंकि अब लोग पर आ हमें अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करना है। वो आप की अगर शुरू कर रहे हैं तो वो इंडिविजुअल बेसिस पर काम नहीं कर रहे, ठीक है, वो काम कर रहे हैं एक्टिव थ्रेट सेंटर। तो अब यहाँ पर जो हरकत या जो काम हुआ है उस डाकू बेस, इसका एक्शन और रिएक्शन भी बहुत ह्यूज है। जैसे ही कोई डकैती मज़ाहमत करता है उसको मार दिया जाता है उस शख्स को। तो मेरे ख्याल में वो एक नफरत का एलिमेंट भी है कि अगला बंदा मज़ाहमत करेगा, आप उसे जान से मार देंगे, तो फिर जब वो कोई हाथ आ जाता है तो फिर वो उसको जला दिया या गोली मार दी या कुछ भी इस तरह से। बिल्कुल उस मोमेंट में वहाँ एक डाकू पूरा मॉब था, उन्होंने एक फर्स्ट तो लेना ही है और नहीं ले रहे थे जो डाकू ने किया। तो उस पूरी फ्रस्ट्रेशन जो उनके अंदर कितने सालों से भर गई थी, वो सारी फ्रस्ट्रेशन इकट्ठी निकाली, कभी इंसाफ हुआ ही नहीं। तो कभी किसी ने आगे नहीं किया हेल्प करने के लिए, तो उन्होंने उनके हाथ जब दफा ये चीज आई, एक दफा उनको ये मौका मिला, तो फिर उन्होंने वो चीज इस्तेमाल की, वो मौका इस्तेमाल किया, उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन उस बंदे पर निकाली है, और दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कंज़ा, थैंक यू सो मच। और ये एक और अफसोसनाक वाक़या, इशूज़ हैं, मुख्तलिफ इशूज़ हैं, लोगों को ट्रस्ट नहीं है पुलिस के निज़ाम पे, अदालती निज़ाम पे, ये मसला है। बट एट द सेम टाइम अगर आप पकड़ लेते हैं, उसको मारा पीटा है, तो क्या वहाँ तक मामला जाने की ज़रूरत है? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप कानून को या ये समझे कि इंसाफ आपने दे देना है। दो गलत मिलकर एक सही बिल्कुल भी नहीं करते हैं। वेल, यहाँ पे वक्त हो गया एक ब्रेक का, मिलते हैं।
कहेंगे आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद और उम्मीद करते हैं कि आपकी अब तक की सुबह अच्छी गुजरी होगी। पंजाब में एक नया इकदाम 25 साल बाद बसंत की वापसी होने जा रही है। कल से मैं और फैसल तो सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऑब्वियसली उसकी वजह यह है कि हम टूरिज़म चाहते हैं पाकिस्तान में बढ़े, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोग एक दफ़ा फिर से सेलिब्रेशंस देखें, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम ने बहुत अरसे तक स्टार्व किया है, उनको इस तरह की सेलिब्रेशंस नहीं मिली है। और पाकिस्तान के वो लोग हैं जो ख़ास तौर पर अगर हम पंजाब की बात करते हैं, जो सेलिब्रेट करना जानते हैं, जो किसी फेस्टिवल को बताना जानते हैं कि उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किस तरह से किया जाता है। बट ओब्वियसली फैसल, आई पर्सनली थिंक कि इसके साथ एक दूसरा एलिमेंट है, वो है सेफ्टी का, जिसे हमें मलहूज़ खातिर रखना है एट द सेम टाइम। अच्छा, हुकूमत ने एक सख्त ऑर्डिनेंस के तहत पतंगबाजी की इजाज़त दी है और सिर्फ इसमें जो सूती डोर है वो चलेगी। धाती या केमिकल डोर बनाने और बेचने वालों के लिए 3 से 5 साल कैद और भारी जुर्माने रखे गए। असल तशवीश वो हादसात हैं जिन्होंने इस खेल को पाबंदी तक पहुंचाया था। मोटरसाइकिल चलाने वालों के गले पे डोर फिरना, सड़कों पर बच्चे ज़ख्मी होना, हत्ता के कई कीमती जानें ज़ाया होना। यही वजह है कि 18 साल से कम और बच्चों के लिए पतंग उड़ाने पर मुकम्मल पाबंदी लगाई गई है और ख़िलाफ़ वर्जी की सूरत में वालिदैन को जो है भारी जुर्माने का सामना करना होगा। बट मेरा सवाल यह है कि क्या 18 साल से कम वाले ही पतंग नहीं उड़ा पाएंगे? 18 साल से ऊपर वाले, इससे पहले भी सादिया, इससे पहले भी वो जो सारे मामलात होते थे उसमें कोई एज की कैदोबंद थोड़ी होती थी, तो हर कोई धाती डोर इस्तेमाल कर रहा होता था, हर कोई इस तरह से चीज़ें कर रहा होता था। मेरे ख्याल में फैसल इसमें एक एलिमेंट ये है कि ओल्ड सिटी लाहौर की अगर हम बात करते हैं, या फिर आप अंदरून पंजाब जब चले जाते हैं, लोग अपनी छतों पर पतंग ज़्यादातर उड़ा रहे होते हैं। अच्छा, बच्चों के साथ क्या होता है कि चूँकि उनकी बुनेर हम देखते हैं वो एक वहाँ का एक कल्चरल है, वो छोटी होती है। जैसे कराची में हम देखते हैं ऊंची दीवारें होती हैं, वहाँ नहीं होते। तो सिर्फ धात से मुतासर होते नहीं थे वो धाती डोर जो थी, बच्चे गिर भी जाते थे, गिरने के वाक़यात भी होते थे। एंड ऐसे में किसी बड़े की गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। सो आई थिंक एक वाइडर होराइजन में देखा गया है कि किस तरह से सेफ्टी को मेक श्योर किया जा सके। नजमुल साकिब साहब हमारे साथ मौजूद है, डीजी वॉल सिटी अथॉरिटी। बहुत शुक्रिया डीजी सर। ये बता दीजिएगा कि ये इकदाम ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है, हम सब इसको बहुत ज़्यादा कर भी रहे हैं कि किस तरह से इसको होना चाहिए सेलिब्रेट, पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए सेलिब्रेट, लेकिन सेफ्टी सबसे ऊपर है। तो ये जो इकदामात हैं इनको कितना स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा सकेगा? जी, थैंक यू वेरी मच। असल में ये बसंत का जो है, आई थिंक इट इज़ नॉट बसंत, वी शुड कॉल इट अ सेफ काइट फ्लाइंग फेस्टिवल, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से बहुत ही बोल्ड स्टेप है और एक पब्लिक के लिए एक इस त्यौहार जो हम कह सकते हैं स्प्रिंग फेस्टिवल को मनाने के मौका दिया जा रहा है। इसमें जहाँ तक तो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम इदारे, उनका इसमें रोल आता है। उसके साथ साथ मेरे ख्याल में जनरल पब्लिक का भी इतना ही इम्पोर्टेंट रोल आता है कि जो रिक्वेस्ट गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही है कि आप उन तमाम अनासर, उन तमाम फैक्टर्स जिसकी वजह से ये त्यौहार की जो है इस फेस्टिवल की पाबंदियाँ लगी थी, जिसका मतलब ये था कि केमिकल वाली डोर्स, वो तमाम चीज़ों को हम मनफी करने जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने जो इस वक्त रूल्स और रेगुलेशन जो इसको लीड कर रहे हैं, कमिश्नर ऑफिस लीड कर रहा है, होम ऑफिस लीड कर रहे हैं, उन्होंने इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन को बड़े स्ट्रिक्ट बनाए हैं कि हम लोग पिन्नी को सिर्फ अलाउ करेंगे, चरखियाँ अलाउड नहीं होंगी। जो केमिकल डोर होती थी वो चरखी के ऊपर चलती थी और पिन्नी पे वो नहीं चला करती थी, तो लिहाजा जो पिन्ना होगा खाली वो अलाउड होगा। उसके अलावा QR कोड्स होंगे इन पिनों के और इनके और जो इनको तमाम इसकी बनाने वालों की भी रजिस्ट्रेशन होगी, DC ऑफिस करेगा। तमाम इसकी स्टॉकिस्ट की भी रजिस्ट्रेशन होगी और सेलर्स की भी रजिस्ट्रेशन होगी बाकायदा तौर पे। और जो इनको परचेज कर रहा होगा उनको बाकायदा रसीद्स मिलेगी विद QR कोड्स कि ये पिन्ना इसने ख़रीदा, ताकि कल को उनसे किसी से पूछा जाए तो मालूम होगा उन्होंने कहाँ से परचेज किया था। सो तमाम सेफ्टी एस्पेक्ट्स को मद्देनज़र गवर्नमेंट कर रही है और दे आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन इट। एंड आई थिंक ऑल हैट्स ऑफ फॉर द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फॉर टेकिंग सच एन इनिशिएटिव। अगेन ऐसे कि इसमें हमारा पब्लिक का भी इतना ही इम्पोर्टेंट रोल है। एब्सोल्युटली सपोर्ट करें और मेक श्योर करें हर वो चीज़ जिससे इसको नुकसान होता हो उसको हम विसल ब्लो करें और बताएं कि ये लोग जो हैं इस तरीके से ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा साकिब साहब, ये सवाल तो मैं आपसे लेटर ऑन करूँगा ही कि जी क्योंकि बसंत करीब है तो तैयारियां उनकी पहले शुरू हो जाती हैं, तो ये बनाने वालों पे और उस पर क्या क्रैकडाउन वगैरह उसको हम ज़रा रखते हैं बात के लिए।
ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस कवायद सारे लाए गए हैं, रॉकेट साइंस नहीं थे ये। मेरा सवाल ये है कि हमें 25 साल क्यों लग गए इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को आइडेंटिफाई करके लागू करने में? ये तो 1-2 सालों में ही हो सकता था। यस, इट्स ए लीप व्हेन इट कम्स टू कल्चर, लेकिन बहुत देर नहीं हो गई आपके मुताबिक? देखिए, मैं तो इस चीज़ का बिलीव करता हूँ, इट्स नेवर टू लेट। बात यह है कि मैं एग्री करता हूँ, इट्स टू लेट किया गया, लेकिन इनिशिएटिव, इस चीज़ का क्रेडिट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को जाता है। दे स्टूड अप एंड दे सेड कि जो एक चीज़ फेस्टिव थी, स्प्रिंग फेस्टिवल के साथ जुड़ी हुई थी, लेट्स गो फॉर इट। मुसलसल 6 माह से इसके ऊपर काम हो रहा था, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर वर्कआउट हो रहा था। इसमें कमिश्नर ऑफिस ने बहुत रोल प्ले किया, होम ऑफिस ने रोल प्ले किया, लीगल एंड लॉ डिपार्टमेंट ने बहुत रोल प्ले किया। दे कम अप विद द राइट आंसर्स कि कैसे सेफ्टी के मय्यर मद्देनजर रखा जा सकता है, कैसे पब्लिक की, लोगों की जान और माल की हम हिफाजत कर सकते हैं। यस, इवन दी पुलिस इज ऑन बोर्ड फॉर दैट वन एज वेल, कि उसको अब मोटरसाइकिल पे एंटेनास कैसे लगाए जाएंगे ताकि अगर खुदा ना खासा कोई दूसरी डोर भी है, वो उससे भी कोई किसी को नुकसान हो सकता है। एब्सोल्युटली सही। जी साहब, एक जहन में मेरे बात आती, फैसल का भी ये पॉइंट है कि हमारे यहाँ ऑब्वियसली 12 साल से बड़े उम्र बच्चे भी जो है पतंग चलाते हैं और उड़ाना चाहते भी हैं। क्या वजह है? क्योंकि हम धाती दौड़ पर तो पाबंदी लगा देंगे, फिर क्या वजह हो सकती है कि 18 साल से कम उम्र लोगों को अलाउ नहीं किया गया? और ऑल्सो क्या हम लोगों को ये इनकरेज करेंगे कि वो खुली जगहों पर जाके पतंगबाजी करें, बजाय इसके कि छतों पर चले और चढ़े और फिर वहाँ से नुकसान हो, गिरने के वाक़यात एंड सो ऑन, बहुत सारे इस तरह की चीज़ें? देखें, इसमें 2-3 चीज़ें। पहली तो बात यह है कि 25 साल का एक अरसा एक लंबा अरसा होता है, और मैं ये समझता हूँ कि इसमें एक लार्ज मेजॉरिटी जो असल पतंगबाज से शायद अब वो नहीं होंगे। वो लोग जो पतंगें प्रॉपर बनाया करते थे शायद वो भी अब ना होंगे। आज की जो वो जनरेशन जिनको हमने कंप्यूटर और चीज़ों से मुंसलिक कर दी है, इन लोगों को शायद ये भी ना मालूम पड़े कि पतंगों में और परों में, गुड्डों में जो तनामें डाली जाती हैं उसको डाला कैसे जाता है। एब्सोल्युटली, मैंने कुछ ही दिन पहले अपने बेटे को सिखाई है, सो आई नो। और उसको ये भी नहीं मालूम होगा कि जो इसकी जो तनाव होती है, अगर हवा तेज होगी तो क्या उसकी अगली तनाव बड़ी और रखी जाती है या पिछली बड़ी रखी जाती है। ना उनको ये पता होगा कि पतंग की साइड की जो ताव होती है उसके साथ उसको कहाँ तक उसकी आपने रखनी है कि कहीं उसके बीच में पतंग फंस ना जाए। सो यू सी दिस इटसेल्फ इज अ बिग आर्ट। और जो हमने यहाँ से अपने मुआशरे की आहिस्ता ख़त्म वाइप आउट होगी। वी बिलीव विद दिस वेरी बोल्ड इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, इंशाल्लाह ताला ये दिस आर्ट विल बी रिवाइव्ड। और इससे बहुत से लोगों के घर का इकनॉमिक जो चीज़ें वो भी जुड़ी हुई हैं, बहुत से रोज़गार लोगों के जुड़े होते हैं। सो आई थिंक इंशाल्लाह इफ़ इट्स गोज़ वेरी वेल, तो जो गवर्नमेंट चाह रही है कि ये इसको फिर आगे भी चलेगा इंशाल्लाह प्रॉपर्ली। और आखिर में नज़म साहब, इससे जुड़ी, इस फेस्टिवल से जुड़ी दीगर इंडस्ट्रीज कितनी ज़्यादा होती थी? खाना पीना, और बाहर से लोग आते हैं, फॉरेनर्स। फैसल गाने बनते थे, पतंगबाज सजना। याद होगा कि जब ये बसंत फेस्टिवल्स पूरे चलते थे तो बाहर से फॉरेन जो फ्लाइट्स होती थी फुल होती थी। 2-2 महीने पहले सीटें बुक कर दी जाती थी और आपको होटल्स की छतें बुक हो जाती थी, बड़े प्लाजों की छतें बुक हो जाती थी, और एक फेस्टिव होता था। और उस फेस्टिव में क्या होता था, पतंगबाजी तो थोड़ी बहुत होनी, साथ खाने बाने भी चल रहे हैं, और आप सोशल गैदरिंग का एक बन जाता था कि आप दोस्त अहबाब सारे मिल जाते थे, इकट्ठे होते थे, 4, 8, 10 घंटे बैठ के गप्पे मारनी। आई थिंक दैट जो ह्यूमन इंटरेक्शन का फैक्टर जो आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेट होता जा रहा है, वो मेरे ख्याल में दीज फेस्टिवल्स आर गोइंग टू ब्रिंग देम बैक। एंड वो जो ये हम क्लिंग होते जा रहे हैं विद दी स्क्रीन्स, और बच्चे क्लिंग होते जा रहे हैं विद द वीडियो गेम्स, I think these sort of things, activities, which is I personally believe is a positive, as long as everybody should play their own role as well. ठीक है, बहुत शुक्रिया नजम साहब, और पेशगी मुबारकबाद। उम्मीद यही करते हैं कि आवाम भी इसका भरपूर ख्याल रखें। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ वेलकम बैक। हम इससे पहले बसंत की बात कर रहे थे, सेलिब्रेशन की बात कर रहे थे, अपने कल्चर को शेयर करने की बात कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा एक यूनिक कल्चर जो पूरी दुनिया शेयर करती है ना, वो होती है आपकी मट्टी, जो हम शेयर कर रहे होते हैं। और वक्त के साथ साथ आज दुनिया भर में ये तो वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जा रहा है, यानी मट्टी का आलमी दिन मनाया जा रहा है, लेकिन वक्त के साथ साथ हम इस मट्टी को पोल्यूट करते जा रहे हैं। इसके पीछे वजह क्या है, क्यों हम इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे पा रहे? हर दिसंबर की 5 तारीख को हम ये दिन तो मना रहे हैं, लेकिन हम कैसे उसकी ज़रख़ेज़ी कम कर रहे हैं?
यानी कि आप कह दें कि वो जो एलिमेंट पूरे आलम में सबसे अहम है, आज उसका आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान को अगर बात करें तो पाकिस्तान की जो सॉइल है उसको बहुत सारे ख़तरात, बहुत सारी बीमारियां हो चुकी हैं। अब उन बीमारियों का तदारुक कैसे करें और उन ख़तरात को कैसे बचाएं। हम जिस रीजन में बैठे हैं सादिया, घंटा बाद यहाँ से डेल्टा शुरू हो जाता है, वहाँ सॉइल इरोजन और ये सारी चीज़ें बड़ी अहमियत की हामिल है, ये सारी चीज़ें। तो इस सब पे ज़रा हम बात कर लेते हैं। आज हमारे साथ हमारे बहुत ही मोअज़्ज़ज़ और बहुत ही अजीज़, जब भी हम बुलाते हैं तो आ जाते हैं, मसूद लोहार साहब, क्लाइमेट एक्सपर्ट एनवायरमेंटलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मसूद साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। हमारी मट्टी, मैं पाकिस्तान के पहले पर्सपेक्टिव में बात करूँगा, देन व्हेन गो टू द वर्ल्ड। ख़ास तौर पर जिस रीजन में हम बैठे हुए हैं, हम हमेशा से ये सोचते हैं कि ये तो बस इस पे गाड़ी चलनी है और इस पे हमने चलना है, बस ख़त्म हो गई बात। इकोसिस्टम में कितनी अहमियत का हामिल है ये एलिमेंट, और हमने इसके साथ क्या कुछ किया है? देखिए, हमारी जो फोक विजडम है, ये तो मट्टी का आलमी दिन तो शुरू हुआ है 2013 से, जो 5 दिसंबर जो है वो जन्मदिन है थाईलैंड के बादशाह का, और उसी ने ही प्रपोज़ किया था, तो उसी वजह से हम 5 दिसंबर को मनाते हैं। लेकिन आपको ये सुन के हैरत होगी कि बाबा बुल्ले शाह ने की पोएम है मट्टी करेंदी हुक्म हज़ार। वाह। यानी हमारी जो फोक विजडम है उसमें इसकी अहमियत उस ज़माने से भी है। बेशक आप आज मना रहे हो दिन, लेकिन ये है क्यों? क्योंकि 95% आपका जो खाना है वो सॉइल से आता है, मट्टी से आता है। फिर उसके बाद ये कि अगर आप 1 चम्मच सॉइल या मट्टी में ऑर्गेनिजम्स देखें, तो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं 1 चम्मच में, वो जितने इंसान हैं पूरी दुनिया में उसके बराबर है। तो ये फिर तीसरी अहम चीज़ है मट्टी की, वो ये है कि ये पानी को फिल्टर करती है और पानी को रिटेन करके अंदर जमा कर लेती है, बिल्कुल माँ की तरह। जो कहते हैं ना, हम मट्टी की हम लोग इंसान जो है मट्टी की पैदा, तो मट्टी का जो रोल है वो माँ का रोल है। खाना देती है, पानी देती है, हर तरह से हमारा वो करती है। हम उसके साथ क्या कर रहे हैं, ये एक अलग कहानी है। हाँ, अच्छा, एक कॉमन पर्सन ना, वो तो ये शायद सोचता भी नहीं है कि हम मट्टी को कैसे पोल्यूट कर रहे हैं, हम मट्टी को कैसे ख़राब कर रहे हैं। मट्टी तो खुद मट्टी है, मट्टी को हम क्या ख़राब कर रहे हैं। चाहे फिर वो हमारे फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल क्यों ना हो रहा हो, फर्टिलाइज़र में बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल क्यों ना हो रहा हो। मुझे ऐसा लगता है जब आप डैम्स बनाते हैं, मैं अगर गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, जब आप डैम्स बनाते हैं जो एक नेचुरल फ्लो है उस मट्टी का, वो भी आप ब्रेक करते हैं, तभी हमारे डेल्टा में वो नई मिनरल्स पहुँच पाते। ऐसे और कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो कि आपकी मट्टी को पोल्यूट कर रहे हैं? देखिए, ओवरऑल जो हमारा वे ऑफ लाइफ है ना लास्ट 2 सेंचुरीज़ में इंसानों का, वो टोटली मट्टी के ख़िलाफ़ है। और हम उसको जिस तरह से भी कर रहे हैं, वो बेसिकली हम उस सॉइल को तबाह कर रहे हैं। अब सिर्फ आप ये देखें कि दरिया बहने के लिए होते हैं, दरिया रोकने के लिए नहीं होते। अल्लाह ताला ने बहने के लिए बहाए हैं, और दरिया अपने साथ फर्टाइल सॉइल लेके आते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में 60-70 सालों से 3 दरिया जो है वो हमारे बंद हैं, हमने इंडिया को दे दिए। फिर डैम्स की जैसे आपने बात की, अब डैम क्या करता है, डैम सॉइल को रिटेन कर लेता है, मट्टी को रिटेन कर लेता है, सिल्ट जिसे हम कहते हैं, पानी भेज देता है। तो सिल्ट जब आएगी नहीं, ये इंडस वैली कंट्री है, जब सिल्ट वैली में नहीं आएगी तो डिग्रेड होगी ना। और आखिरी जो मैं इस पर हाईलाइट करना चाहता हूँ वो है कंक्रीट। जितना कंक्रीट बनता जाएगा उतनी सॉइल ख़राब होती जाएगी, क्योंकि कंक्रीट जो है वो सॉइल में चीज़ों को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत है, कंक्रीट उसको रोक देती है। ये सॉइल हमें अहम है कि जो हम रोते हैं कार्बन एमिशन, ये कार्बन ने किधर जाना है, उधर ही जाना है। सबसे ज़्यादा कार्बन सिंक जो करती है वो मट्टी करती है, मट्टी सबसे ज़्यादा। एब्सोल्युटली। तो मतलब ये कि खाना देती है, पानी हमारा स्टोर करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिटेन करके हमारी हवा को बेहतर करती है जी। तो ये बिल्कुल माँ की तरह है। हमने देखा, ये अमेरिका ना ये देख चुका है कि जब वो आए इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर और फार्मिंग पे, तो उन्होंने जो सॉइल टिलिंग की और वो अब खोदते गए एकड़ों एकड़ उन्होंने कौन सारा बना दिया, और आज वो रो रहे हैं कि यार देखिए हमारी तो सॉइल की जो क्वालिटी है वो कितनी ख़राब हो गई है। पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चरल या फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं शायद उतनी ज़्यादा अभी रिग्रेसिव नहीं हुई हैं, बट हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं वो हमारी सॉइल फ्रेंडली हैं नहीं है। क्योंकि आप देखें कि सॉइल सब सरफेस सॉइल जो सी इंट्रूजन है जी, वो टंडो अल्लाह यार हैदराबाद तक आ चुकी है, विच इज़ दी मोस्ट फर्टाइल लैंड ऑफ पाकिस्तान।
ये सिर्फ सिंध की जगह ना, पाकिस्तान की लैंड पाकिस्तान की है, surface पाकिस्तान की है। लैंड है। तो इंडस डेल्टा सिंध की नहीं है, पाकिस्तान की डेल्टा है ना। एब्सोल्युटली। तो इंडस डेल्टा की इरोजन जो है, सॉइल इरोजन जो है, अब सब सरफेस यहाँ तक आ गई है, ये और आगे आएगी। तो हमारा फूड सिक्योरिटी का मसला जो है वो पैदा हो जाएगा। और जो हम कर रहे हैं पोल्यूशन, जो सॉलिड वेस्ट हो या फिर सीवरेज हो, जो लिक्विड जो पोल्यूशन है, तो वो भी इतनी हम कर चुके हैं कि वो हर जगह पे इसको डिग्रेड कर रही है। अच्छा, हमारे मुल्क में इस वक्त कौन कौन सा लैंड है, मैं बलूचिस्तान के हवाले से बात करना चाह रही हूँ, डेल्टा, अपने डेल्टा के हवाले से, जो कि अपनी जरखेज़ी खो रहा है और जहाँ पर हमें जिसे कहते हैं ना ICU इकदामात उठाने पड़ेंगे? देखिए, जो डेल्टेक डिस्ट्रिक्ट्स हैं, नॉट ओनली डेल्टेक बट जो अंदर के भी ज़िले हैं, जैसे हैदराबाद तक, टंडोलायार तक, सब सरफेस जो है सी इंट्रूजन आ चुकी है। तो ये तो बिल्कुल ख़तरे में है। लेकिन उसके अलावा आप जैसे खुजदार को देखें, या ये जो बलूचिस्तान के जो डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पेशीन है, किला अब्दुल्ला है, वहाँ पे इन्होंने पानी इतना एक्सट्रैक्ट किया है, सब सरफेस वाटर, कि वहाँ पे भी उसको कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन हो रही है, ज़रखेज़ी ख़राब ख़त्म हो रही है। और मेरी समझ में तो ये आता है कि पहली अगर माइग्रेशन होगी पानी की वजह से या डिग्रेडेशन की वजह से, वो कोयटा से होगी। लोग माइग्रेट कर जाएंगे, पानी होगा ही नहीं पीने के लिए। अब देखें, ईरान में अभी खुश्क साली है, बहुत ज़्यादा खुश्क साली है। साउथ अफ्रीका में खुश्क साली है। तो ये सारी चीज़ें ये इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। जितना आप सॉइल को ख़राब करोगे, उतना बाकी सारी चीज़ें ख़राब होती जाएंगी। हमने आपको ही जहमत दी थी इसी प्लेटफॉर्म पे, जिस वक्त यहीं कोरंगी में और दीगर जगहों पे ज़मीन का धंसना और ये सारी चीज़ें हो रही थी, वो भी हमारी सॉइल की जो सेहत ख़राबी, उससे ही हम लिंक कर सकते हैं उसको। देखिए, ज़मीन का धंसना फॉर एग्जांपल बहुत सारी वजूहत होती हैं। एक तो फॉल्ट लाइंस की भी वजह से होता है, लेकिन ये कि जो वेट होता है ना, कंक्रीट का वेट, उसकी वजह से भी, जैसे न्यूयॉर्क के लिए कहते हैं कि जी वो सर्टेन जो है वो ज़मीन के अंदर धंसता जा रहा है बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द। अब कराची का वेट आप नोट कर लें कितना होगा, तो ये वज़न तो ज़मीन सॉइल पे ना, सॉइल जितना, और फिर ऊपर से ये वज़न हो और नीचे से डिग्रेडेशन हो, तो ये और वल्नरेबल हो जाता है। आपने जो बात की कि हमारा खाना ख़तरे में है, हमारी तो इसकी वजह से ज़िंदगी ख़तरे में है, क्योंकि वी डोंट नो कि कब कोई रेला आएगा हमारे पास, ना मिट्टी मजबूत, ना मैंग्रोव्स इतने कि वो हम उसको बचा सकें। एक तो हमने उसकी मेरे ख्याल में एपिसोड अभी हालिया बारिशों में भी देख ली, और फिर अर्थक्वेक की वजह से भी देख ली। डेल्टा को कैसे ठीक करना है? डेल्टा को सवाए पानी डाउनस्ट्रीम भेजने के कोई चारा नहीं है। और ये लोग बड़ा गलत फहमी में हैं कि ये कोई सिंध का हिस्सा है और सिंध के लोगों की जगह है। डेल्टा पूरे हिमालयन रीजन के लिए अहम है। अगर ये डेल्टा नहीं रहा तो आपकी मानसून सिस्टम और आपकी ये जो अब मुझे ये बताएं कि जो नॉर्थ में हुआ है, गिलगित बल्तिस्तान में या बालाकट डिवीजन में हुआ है, या इंडिया के उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में हुआ है, तो वो क्या किस वजह से हुआ है? दायरा आपने डेल्टा वो जो इक्विलिब्रियम है पूरा खराब कर दिया है। दरिया बहने के लिए होता है, दरिया रोकने के लिए नहीं होते। अगर अल्लाह ने रोकने होते तो रोक लेते ना, दरिया बहने के लिए होते हैं। अभी हम मजीद डैम बनाने जा रहे हैं जी, नहीं बना सकते, हमारी अहलियत ही नहीं है, भले कुछ भी कह लें। एक वो जो है दियामीर भाषा डैम शुरू किया है 90s में, अभी तक वही नहीं बना, तो ये दूसरा कहां से बनाएंगे? सिंध वाले करें क्या? मैं आपको गारंटी से कहता हूं ये बना ही नहीं सकते। मैं अपनी लाइफ टाइम में, आप भी अपनी लाइफ टाइम में कोई डैम नहीं बन सकता, क्योंकि अहलियत ही नहीं है, ना पैसे हैं, ये बातें हैं सिर्फ। सो व्हाट इज द, अच्छा अब ये क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हैं, इंटरकनेक्टेड, हमें पानी चाहिए, हमें खाना चाहिए, लेकिन उसके साथ हम मिट्टी भी अपनी ख़राब नहीं कर सकते, हम अपनी सॉइल हेल्थ को भी डिग्रेड नहीं कर सकते। तो व्हाट इज़ द सोल्यूशन? लेकिन इंडस वैली जो कंट्री है उसकी 5000 साल की तारीख है जी। 5000 साल भी पहले मोहनजोदड़ो जैसे अर्बन सेंटर से, जो नियरली कराची के बराबर शहर था, तो इसका मतलब ये है कि इट वाज फ्लरिशिंग एग्रीकल्चरली, ट्रेड वाइज, हर तरह से फ्लरिश हो रहा था। जो सिंध का जो पोर्ट था लाहरी जी, लाहरी, इट रिमेन्ड अ पोर्ट फॉर 700 years एंड इट वाज अ प्राइमरी पोर्ट जो लाहौर को और पूरे कश्मीर तक जो है वो सारा देता था। तो ये इसका मतलब ये है कि ये दरियाओं से मुंसलिक है। आपकी खुशहाली, आपकी हवा, ये दरियाओं से मुंसलिक है। आप इसको इग्नोर करोगे, आप यही देखोगे जो पाकिस्तान में भी हो रहा है। हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं ना। इसमें
क्या जब हम ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर रहे होते हो कि इंडस वैली कितना पुराना है और फिर वहाँ से कितनी नस्लें और कितनी सदियों उसने लोगों को सपोर्ट किया है, क्या हम ये जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है इसका एलिमेंट मद्देनजर रखते हैं? बिकॉज अब जो नीड ऑफ वाटर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, फूड की नीड बढ़ गई। पाकिस्तान स्टेट ऑफ इमरजेंसी में है और ये हम कहते आए हैं, लोग इसको अहमियत नहीं दे रहे। एक तो ये कि आपकी सी लाइफ मुकम्मल तौर पे 70 करोड़ गैलन आपका अनट्रीटेड पानी समंदर में जा रहा है। समंदर नहीं है, गटर है जी, आप जाके देख, कहीं पे भी देख लें। उसके बाद आपकी एग्रीकल्चर पे, चूंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हीट का जो पैटर्न चेंज हुआ है, तो आपकी क्रॉप्स जो है उसमें इम्पेक्ट हो गया है। आप राइस को देखें, अब इस दफ़ा राइस की जो जितनी भी फील्ड थी वो फ्लड की वजह से वो ख़राब हो गई। तो आप अंदाज़ा करें कि आप कहाँ रह रहे हैं, यू आर इन द इमरजेंसी। हुकाम तो कहते हैं कि फ्लड आए तो पानी खड़ा रहा तो चावल की अच्छी काश्त हो गई। नहीं, कहाँ से हो गया लैंड? आप कॉमन सेंस की बात है, मतलब कहीं पे अच्छा भी हुआ होगा, हम ये नहीं करे। पंजाब इज लेकिन लैंड ही रेडी नहीं है। लैंड इस दफा जो लैंड, ये जो दरिया थे, चूंकि ये बंद थे, तो ये अपने साथ सिर्फ पानी नहीं लाए, ये खराब सॉइल भी लाए। तो जहाँ कहीं भी ये आए हैं, जैसे बहावल नगर में या इन एरियाज में, आप देखें कि खराब सॉइल की वजह से ज़मीनें खराब हो गई हैं, क्योंकि दरिया वो बंद थे। अब दरियाओं को अगर आप ट्रीट करोगे एज ए पाइपलाइन, तो पाइपलाइन तो नहीं है ना। फिर मल्टी प्रॉन्ग्ड इश्यूज हैं, बट शॉर्ट ये कि चीज़ों को एड्रेस किया जाता रहे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। चीज़ों को एड्रेस किया जाता रहे, और उस पर चीज़ ये भी कि जो हमने इससे एक कनेक्ट तोड़ लिया है ना, हमारे बच्चे आज जाके बाहर मट्टी में खेलते नहीं हैं। खेलने दीजिए उनको, मट्टी से खेलने का, मट्टी की इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा भी होगा। मोबाइल से क्लिंक्ड रहेंगे तो फिर वो बेचारे सिर्फ मोबाइल पे देखते रहेंगे कि मट्टी की क्या अहमियत है। जानने दीजिए उनको अपनी मट्टी को। वेल, इसी थॉट के साथ लेंगे ब्रेक। सी आफ्टर दिस। वेलकम बैक। कितनी खुशी होती है जब हम देखते हैं कि हमारे साथ साथ जो दीगर इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो भी बेहतर हो रही हैं, अपने दिफाई टेक्नोलॉजी में अपने आप को आगे बढ़ा रही हैं और कई माइलस्टोन्स जो है वो अबूर करती चली जा रही है। मैं बात कर रही हूँ तुर्की की। मुल्की साख्ता बग़ैर पायलट लड़ाका तैयारा कज़ल BVR एल्मा ने पहली बार एयर टू एयर मिसाइल से अपने हदफ का कामयाबी से निशाना बनाया उसे, और ये दुनिया में अपनी नौयत का एक पहला इस किस्म का एक्सपेरिमेंट था जिसमें एक खुदकार जंगी तैयारे ने मुकम्मल कौमी और साजो सामान और मुल्की जो मिसाइल होते हैं तुर्क रेडार के ज़रिए अपने अहदाफ हासिल किए हैं। अच्छा, ये तजर्बा जो है ब्लैक सी के नज़दीक सिनोप सूबे में किया गया। इसमें 5 F-16 तैयारे भी शरीक थे। क़ज़ल एल्मा के जदीद सेंसर और कम रडार प्रोफाइलों से लंबे फासले से हदफ का पता लगाने और नज़र में आए बगैर निशाना बनाने के काबिल बनाया। तुर्क दिफाई माहिरीन के मुताबिक ये कामयाबी न सिर्फ टेक्नोलॉजी का संग मील है, बल्कि खुदकार फ़िज़ाई जंग में, मैं फिर रिपीट करूँ, खुदकार फ़िज़ाई जंग में आलमी सतह पर तुर्की को सबकत दिलाते हुए, जब हम बात करते हैं फ़िज़ाई जंग की और उसमें पाकिस्तान की और उसमें जो एक खौफ था भारत को, उन्होंने शिकवा भी बहुत किया था। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि अब हम तुर्की नहीं जाएंगे। तो आपको ज़रूरत नहीं है, बेनाम चीज़ें आएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ हुआ क्या है। खैर, एक फ़िज़ाई जंग जो है नए, क्योंकि होराइज़न में दाखिल हो रही है, नए तस्वुर को हकीकत बनाने का दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। एब्सोल्युटली। और मेरे ख्याल में इससे अच्छी बात नहीं हो सकती कि जब हम देखते हैं कि रीजनल आपकी जो कंट्रीज़ हैं, ख़ासतौर पर इस्लामिक कंट्रीज़ जो हैं इस सूरत में प्रोग्रेस कर रही होती है, चाहे फिर हम गल्फ़ की बात करें, हम तुर्की की बात करें, आप सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की बात करें। सो इट इज़ गुड टू सी दिस रीजन और दीज रीजन्स एस्टैब्लिशिंग। बड़ा अरसा हुआ क्रिकेट पे बात नहीं हो रही थी सादिया, तो मैं चाहूँगा कि कुछ क्रिकेट की दुनिया से चीज़ आपके सामने लेकर आऊँ। बट बिफोर दैट, यू नो, दिस इज़ द, ये जो मंजर है ना, वाओ, इट्स ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़बरदस्त। ओके, अगेन कमिंग टू क्रिकेट नाउ। और क्रिकेट के मैदान से खबर ये है कि मॉडर्न एरा के बेस्ट बॉलर बुमराह नहीं, मिचेल स्टार्क ने कमाल किया है और उन्होंने वसीम अकरम का रिकॉर्ड सरपास कर दिया है। इसको कहते हैं बेस्ट बॉलर। और ये जो पड़ोस में जो एक बीमारी लाक हो गई थी, इस बुमराह बेटर देन वसीम अकरम, ये उसका पूरा जवाब है। और उससे भी अच्छा जवाब मिचेल स्टार्क ने दिया जब उनसे पूछा गया कि यू हैव सरपास्ड वसीम, सो व्हाट आर योर थॉट्स। तो उन्होंने कहा कि आई थिंक वसीम अकरम इज स्टिल द बेस्ट। ये होता है बड़ा प्लेयर।
ये होता है। मैंने अपनी बात कर दी है मेरे ख्याल से, मेरा पैगाम पहुंच गया जहां तक पहुंचना था, आगे इट्स ओवर। आई थिंक मेरे ख्याल में एक और भी जहन में ये बात आती है, इट्स नॉट अबाउट वसीम अकरम बीइंग बेटर और बुमराह बीइंग बेटर और शुएब अख्तर बीइंग बेटर और मिचेल स्टार्क बीइंग बेटर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो ये कि आपने अपने एरा में, आपने अपनी, जब आप काम कर रहे थे या किसी भी फील्ड से आपका ताल्लुक था, आपने कितने रिकॉर्ड्स बनाए, आपने कितने रिकॉर्ड्स ब्रेक किए और आपने अपनी टीम को कितनी कामयाबियां दिलाई हैं। बिकॉज लेजेंड्स दे जस्ट हैपन टू बिकम, यू नो, और फिर वो एक लेजेंड आता है, उसके बाद दूसरा लेजेंड बनता है, और दे ऑल ऑफ आर लेजेंड्स। आप किसी एक की लेगेसी किसी एक प्लेयर से लेकर, क्रिकेटर से लेकर, बॉलर से लेकर दूसरे को नहीं दे सकते। आपने अपनी लेगेसी में क्या क्या नए रिकॉर्ड्स बनाए, क्या क्या चांद चढ़ाए, मेरे ख्याल में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सवाल भी गलत है, यू नो, जो जर्नलिस्ट और जो कमेंटेटर्स और जो लोग ये सवालात करते हैं किसी भी एक लेजेंड से, ये कि क्या आप उस क्रिकेटर से बेहतर है या आपको लगता है वो आपसे बेहतर है। मुझे लगता है हर कोई अपनी एक कैपेसिटी के अंदर मेहनत कर रहा होता है, जो ज़्यादा मेहनत करता है वो ज़्यादा आगे चला जाता है। ये तो आपने एक परफेक्ट वर्ल्ड से मिसाल दे दी ना, मैं तो फिर इस पर रिट्रेट करूंगा। एंड अगेन मैं कुछ वसीम अकरम की भी डिस्मिस, दैट इज इन ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट द माइटी ऑस्ट्रेलियंस, मार्क टेलर। यू नो, बॉलर की इज्जत क्यों होती है जब आप उनके मुल्क में जाके वहां परफॉर्म करें ना। दैट्स व्हाई वसीम अकरम इज सो मच सेलिब्रेटेड ओवर हियर, ऑल्दो वसीम भाई हैज अनदर स्वीट कनेक्शन टू ऑस्ट्रेलिया दैट वी ऑल नो, बट यू नो, हैट्स ऑफ टू ऑल द पेसर्स, और खास तौर पे मिचेल स्टार्क, जिन्हें एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि क्या स्टार्की इज नाउ गेटिंग ऑफ एज एंड ऑल, बट जिस तरह वो वापस आया है मिचेल स्टार्क, जिस तरीके से उसने परफॉर्म किया है इन एवरी फॉर्मेट, इट्स आउटस्टैंडिंग। सो बोथ द बॉलर्स were may be Wasim Akram, may be Mitchell Stark, one of the best left arm seamers ever produced in the world, और हम चाहते हैं कि हम मिचेल स्टार्क देखें। लाइक अब सादिया, यू एंड आई आर फ्रॉम द एरा जहाँ पे हमने इन ग्रेड्स को देखा है। आई हैव सीन वसीम अकरम bowling, and now we have witnessed to another one, that is Mitchell Stark. We just wish कि this never comes to end, लेकिन हर अच्छी कहानी को कभी न कभी and see him performing in tests like that basically, टेस्ट मैचेस में उनको यहाँ पर आकर, इस एज में भी आकर ऐसे परफॉर्म करते हुए देख के खुशी ये होती है, यू नो, कि वो स्टेमिना, वो मेक अ कमबैक वाला जो एलिमेंट होता है वो आप हमेशा चेरिश करने को मिलता रहे। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। दुनिया के हर खित्ते में खुसूसी अफराद को चैलेंजेस तो दरपेश हैं। इन अफराद को मुलाजमत में कम मौके मिलते हैं, अक्सर उन्हें सोशल प्रोटेक्शन से वो सहूलतें नहीं मिलती जिनके वाकई की तौर पे डिज़र्व करते हैं। असल मसला ये है कि बहुत से माशरे अब भी जो हमारे स्पेशली एबल्ड पर्सन हैं उनको काबिलियत नहीं बल्कि कमज़ोरी से जोड़कर देखते हैं, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। बिल्कुल, आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अपनी बसारत से महरूमी को अपनी कमज़ोरी नहीं बनाया। 27 साला बसारत से महरूम नौजवान इरल हुसैन ने 2024 में इम्तिहान पास किया था CSS के लिए। पाकिस्तान की फॉरेन सर्विस ग्रुप में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की और इरल ने तालीमी सफ़र में मुतासिर कुन कामयाबियाँ हासिल की हैं। उनकी कामयाबी इस बात की ज़िंदा मिसाल है कि मौके, माहौल और हौसला अफजाई मिल जाए तो कोई कमी किसी इंसान को नहीं रोक सकती है। आज हम उन्हीं से उनके सफ़र की कहानी सुनते हैं। वी हैव गॉट इरल हुसैन विद अस। इरल, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। कैसा तजुर्बा रहा आपका CSS का, कब क्लियर किया, कितने अरसे से आप तैयारी कर रहे थे? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सो मैंने जो अपनी तैयारी स्टार्ट की थी, इट वाज बैक इन 2020 ड्यूरिंग कोविड। मैंने तैयारी स्टार्ट की थी, यूनिवर्सिटी का ब्रेक था, जॉब भी मेरा पार्ट टाइम हो गया था, तो दैट एक्चुअली गिव मी अ विंडो जहाँ पे मैं CSS की तैयारी कर सकता था। एंड देन सिंस हमारी यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड 3 साल के ऊपर भी डिग्री दे रही थी, तो आई यूज़ दैट अपॉर्चुनिटी और मैंने 2021 के अंदर प्रैक्टिकल दी थी। एंड देन अभी जो मेरा क्लियर हुआ है, इट वाज इन 2024 के अटैम्प्ट में, और आई हैड बीन एलोकेटेड टू फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान। चैलेंजेस प्राइमरीली तो सिर्फ यही थे कि बिल मटेरियल्स थोड़े से चैलेंजिंग होते हैं, बिकॉज लॉट ऑफ द मटेरियल दैट इज़ अवेलेबल फॉर CSS इट इज़ either in hard copies or it is in PDF जो कि accessible नहीं होते। तो that was primarily a challenge, but using multiple options and softwares, तो मैंने उस चैलेंज को ओवरकम किया था। सही। अच्छा इरल, मुझे ये बताइएगा कि CSS तो बहुत सारे नौजवान ऑब्वियसली करते ही हैं, और आप कराची से देख लें या दूसरे शहरों से देख लें, स्कोप क्या नज़र आता है ख़ास तौर पर स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए? CSS में क्या स्कोप नज़र आता है आपको?
आई थिंक फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ इन पाकिस्तान अपॉर्चुनिटीज़ तो एग्जिस्ट करती हैं, पर अगेन चैलेंज यहाँ पर आता है कि एक तो एजुकेशन उनकी कंप्लीट नहीं होती है, एजुकेशन की तरफ लोग नहीं जा पाते हैं। देयर आर बैरियर्स उनके लिए, इन्वायरमेंट के अंदर बैरियर्स होते हैं, लोगों के एटीट्यूड्स के अंदर बैरियर्स होते हैं, और वो बैरियर्स की बेसिस के ऊपर वो एजुकेशन या रेलेवेंट एजुकेशन हासिल नहीं कर पाते हैं, बिकॉज एजुकेशन इज़ द बेसिक थिंग। अगर वो CSS की तरफ आना चाहते हैं तो टूवर्ड CSS they have a lot of potential and possibilities, because Federal Public Service Commission gives a lot of accommodations to persons with disabilities. For example, I am blind, और मुझे दो ऑप्शन दिए गए थे, either I can take a writer or they give me a laptop जिसके ऊपर JAWS installed हुआ हुआ है, so that I can listen to my paper and write it down myself. इसी तरीके से we do get other time as well, because for persons with disabilities things can take a little longer. So considering that, Federal Public Service Commission extra time भी देता है, so that person with disabilities can participate in the competitive examination. अच्छा एरल, मुझे ये बताइए कि कंटेम्प्रेरी हमारे दौर में आपको क्या लगता है, बच्चों का रुझान नहीं है उस तरफ, बच्चे क्यों नहीं जाते, उनको अवेयरनेस नहीं है, मुश्किल लगता है, व्हाट इज़ द सिचुएशन? आई थिंक द पार्ट दैट स्केयर्स पीपल अलॉट, एक तो आपने इंग्लिश ऐसे का मेंशन किया कि इंग्लिश ऐसे एक मुश्किल सब्जेक्ट समझा जाता है, बिकॉज एक टॉपिक के ऊपर आपने 3000 वर्ड का 2500 वर्ड्स का ऐसे लिखना है, तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इन सेंस हमारे लोगों की हैबिट नहीं होती है, एंड देन इंग्लिश लैंग्वेज हमारी फर्स्ट लैंग्वेज भी नहीं है, तो कंसिडरिंग दैट लोगों को एक मुश्किल टास्क लगता है। दूसरा एक आइडिया ये है कि स्पेशली हियर इन कराची पीपल आर मोर मोटिवेटेड टूवर्ड्स द कॉर्पोरेट जॉब्स, बिकॉज अगर आप गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर जाते हैं तो यू हैव टू लिव एज अदर सिटीज़, आपकी पोस्टिंग हो सकती है, बट वाइल यू वर्किंग आप एक कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर 9 to 5 की आपकी जॉब होती है, सो यू आर लिविंग इन द सेम सिटी, आपको कोई सैक्रिफाइसेस नहीं करने पड़ते हैं। अच्छा, व्हेन यू मेंशन ना ऐसे राइटिंग, मुझे ऐसा लगता है हम बहुत ज़्यादा रट्टाफिकेशन को फ़रोग देते हैं, और जो इरेशनल थिंकिंग होती है, आई में से जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है, जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होती है, आपकी खुद सोच आपको क्या बता रही है, इसको हम इतना वेलकम नहीं करते और इनकरेज नहीं करते, इसलिए बच्चे जो है वो एकदम से स्टन हो जाते हैं व्हेन दे हैव ऐसे राइटिंग या इस तरह की कहीं भी क्रिएटिव राइटिंग आती है खासतौर पर। या आई थिंक सो कि आई थिंक सिस्टम के अंदर इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है और सोचने का मौके भी नहीं दिए जाते, एक्सप्रेशन के मौके भी नहीं दिए जाते ताकि लोगों के ब्रेन्स खुल सकें। वन थिंग दैट आई रियलाइज ड्यूरिंग प्रिपेयरिंग फॉर CSS, और जब मेरा CSS क्लियर हो गया उसके बाद मेंटरिंग अदर पीपल एज वेल, लोग मेरे पास आते हैं अगर कहते हैं कि हमने फलाना टॉपिक कंप्लीट कर लिया, ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया, तो वो वाला टॉपिक डन एंड डस्टेड ख़त्म हो जाता है। मतलब उस टॉपिक को वो किसी और सब्जेक्ट के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर उनके पास क्रिमिनोलॉजी की थ्योरीज़ हैं, या अगर उनकी कोई लर्निंग्स हैं जेंडर स्टडीज़ के अंदर क्रिमिनोलॉजी, तो उस डाटा को दे डोंट नो हाउ टू यूज़ इट इन इंग्लिश ऐसे, दे डोंट नो हाउ टू यूज़ दैट डाटा इन करंट अफेयर्स। तो सब्जेक्ट्स के अंदर ये चीज़ समझाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि now subjects are not restricted to only their kind. Subjects बहुत ज़्यादा diverse हो गए हैं, there is intersectionality between the subjects, that is the most important thing, and I think CSS अब demand करता है कि आपकी एक सब्जेक्ट नॉलेज नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपकी एक होलिस्टिक नॉलेज होनी चाहिए और आपको उसको एक्सप्लेन करने आना चाहिए। अच्छा, आखिर में मुझे बताएं कि हम देखते हैं अक़वाम मुत्तहिदा में इस वक्त जो साइमा सलीम हैं वो जिस तरीके से पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती हैं, वंडरफुल, तो रोल मॉडल हैं वो हम सब के लिए। क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, क्योंकि यू आर गोइंग इन टू फॉरेन सर्विस एज वेल, उन तमाम तर लोगों को जो अपेयर होना चाहते हैं, ख़ास तौर पे हमारे जो सुपरली एबल्ड लोग हैं आपकी तरह, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे इस हवाले से? सो आई थिंक फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ पाकिस्तान के अंदर ऑफ कोर्स चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं, और हम जो बिफोर ज्वाइनिंग फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान
the organization that I'm working with, we do work for person with disabilities, और उनके लिए उन barriers को remove करना सबसे ज़्यादा important है. जब तक वो barriers remove नहीं होंगे person with disabilities के लिए, तब तक उनके लिए आगे बढ़ना मुश्किल है. But despite that, अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी कोई भी है और वो आगे बढ़ना चाहता है, तो अब तो बहुत सारे रिसोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं. उन रिसोर्सेज को ज़रूर यूटिलाइज़ करें. बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, उनको यूटिलाइज़ करें. द ओनली थिंग दैट रिक्वायर्स इज़ डिटर्मिनेशन एंड अ थर्स्ट टू डू समथिंग. ठीक है इरल, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया. इट वाज वेरी हम्बलिंग फॉर अस टू वेलकम यू, बिकॉज हमारी ज़िंदगी में क्या ही चैलेंजेस हैं जो आपकी ज़िंदगी में चैलेंजेस हैं, उसके बाद भी जिस तरह से आप अगेंस्ट द वेव्स मूव कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है. और आप बहुत सारे लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं. वेल, इसके साथ ही हमारे शो का वक्त भी हो गया है ख़त्म. अब हमारी मुलाकात होगी आपसे आफ्टर 2 days. दैट इज़ गोइंग टू बी अ वंडरफुल वीकेंड फॉर ऑल ऑफ यू. हम उम्मीद करते हैं मुलाकात होगी आपसे अब मंडे को. तब तक के लिए सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.